नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आ गया है आपका होस्ट एंड दोस्त अंकित अवस्थी लेकर के ताजा तरीन सवाल जो कि बने हैं कल रात तक की सुर्खियों से। स्वागत है मेरे सभी मित्रों का 23 फरवरी 2022 रियल न्यूज एंड एनालिसिस सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण। फिर चाहे आप यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यदि वहां पर करंट अफेयर्स विद प्रॉपर एनालिसिस पूछा जाता है तो आप सभी का स्वागत है। आइए साथियों, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और जानना शुरू करते हैं क्या कुछ घटा दुनिया में। सबसे पहली जानकारी जिसका था इंतजार, वो घड़ी आ गई। रूस की सेना यूक्रेन में घुस गई। आज के सेशन में चर्चा करेंगे लेट नाइट की जानकारी कि रूस ने फाइनली अपनी सेना भी यूक्रेन में घुसा दी है। आज के सेशन के अंदर इसके बारे में जिक्र किया जाएगा। नंबर दूसरी इंपॉर्टेंट बात निकल के आ रही है स्विस बैंक से। हाल ही के अंदर दुनिया भर में चर्चित स्विट्जरलैंड की बैंक यानी स्विस बैंक के नाम से आप जानते हैं, सुर्खियों में आई हुई है। और वो इसलिए कि स्विट्जरलैंड की दूसरी सबसे बड़ी बैंक जिसका नाम क्रेडिट स्विस है, ये हाल ही में अपने 30,000 खातों के बारे में जानकारी लीक कर गई है। यानी कि स्विट्जरलैंड के खातों में किस किस का पैसा बंद है ये पता चल गया है। आज के सेशन में चर्चा करेंगे क्या कौन सी जानकारी निकल करके बाहर आई है। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण जानकारी जो निकल करके आई वो ये है कि हाल ही में 21 फरवरी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना की फ्लीट रिव्यू की है। ये फ्लीट रिव्यू क्या होती है? देश की आजादी के बाद में ये 12वीं बार ऐसा हो रहा है। कितनी खास है फ्लीट रिव्यू? कहते हैं गणतंत्र दिवस की परेड के बाद अगर भारत में दूसरी सबसे बड़ी कोई कार्रवाई होती है सेना की तो वो यही होती है। सेशन के अंदर चर्चा करेंगे। पत्रकार राणा अयूब काफी ज्यादा सुर्खियों में है। सुर्खियों में इसलिए हैं क्योंकि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग इनके समर्थन में आ गया है। यूनाइटेड नेशंस की बहुत सारी एजेंसीज ने इनके समर्थन में कमेंट किया है। वहीं भारत सरकार ने इनकी संपत्ति को अटैच कर दिया है, बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है। सेशन के अंदर चर्चा करेंगे। काफी ज्यादा विवादित व्यक्तित्व निकल के आने जा रहा है। ओमाइक्रॉन का हाल ही में एक नया वेरिएंट पता चला है। डेनमार्क के अंदर ओमाइक्रॉन का BA.2 माइक्रॉन निकल कर आया है। पता चलेंगे कि ये क्या कारण है और कितना घातक है। डेनमार्क में एक ही दिन में 50,000 से ज्यादा मरीज इस बीमारी के निकल करके आए हैं। सेशन के अंदर चर्चा की जाएगी। इसी प्रकार से अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों के अंदर अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया गया। साथ में साथियों 7वां मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस 19 फरवरी 2022 को मनाया गया। विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर का शुभारंभ किया गया है। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में बैंगनी क्रांति शुरू करने की योजना बनाई है, वायलेट रिवॉल्यूशन। ताकुया तुसमुरा को होंडा कोर्स इंडिया का नया अध्यक्ष और CEO नियुक्त किया गया है। हिमाचल प्रदेश के लुप्त प्राय हिमालयी जड़ी बूटियों के संरक्षण में अपना योगदान देने वाला जैव विविधता पार्क बनाया गया है। भारत और ओमान ने हाल ही में ब्रिज 6 नाम से नया युद्ध अभ्यास शुरू किया है। भारत की पहली जैव सुरक्षा स्तर 3 मोबाइल प्रयोगशाला का महाराष्ट्र में उद्घाटन किया गया है। बीजिंग के शीतकालीन ओलंपिक्स का फाइनली समापन हो गया है। जैसा था इंतजार वही हुआ। जैसे ही ओलंपिक समाप्त हुए तुरंत रशिया ने बीजिंग के उसके ऊपर आक्रमण कर दिया, यूक्रेन के ऊपर चढ़ाई कर दी। आज के सेशन में चर्चा करेंगे, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। भारतीय व्यवसाय जलवायु परिवर्तन के लिए चिंता के 5वें स्थान पर रहा। यानी कि इसके बारे में पता चल रहा है कि जलवायु परिवर्तन से भारतीय व्यवसायों पर कितना असर पड़ सकता है। महत्वपूर्ण जानकारियों में आपके सामने जानकारी यह है कि यदि आप चाहते हैं अनअकैडमी पर हमारे साथ जुड़कर पढ़ना तो मेरा रेफरल कोड है अंकित10, जिसका यूज करके आप अनअकैडमी पर कोई भी कोर्स परचेज करें, उस पर 10% का डिस्काउंट प्राप्त होता है। आज शाम 5 बजे आप लोगों की स्पेशल क्लास है, उसमें आप उपस्थित हो सकते हैं। साथियों इकोनॉमी SSC कैटेगरी के अंदर हमारी चल रही है 5 बजे नहीं 6 बजे क्लास है, आप उसमें उपस्थित हो सकते हैं। मेरा रेफरल कोड अंकित10 जिसका यूज करके आप अनअकैडमी पर 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। अनअकैडमी पर इस समय काफी सारे ऑफर्स चल रहे हैं जिसके अंदर आप लोगों के सामने अनअकैडमी के ऑफर्स में आइकॉनिक जो प्लान है ये 62,000 रुपए में आपको दिया जा रहा है। फरवरी के अंदर 22 फरवरी से 24 फरवरी के लिए एक बैंक एग्जाम में ऑफर निकला हुआ है और ऑफर ये है कि अगर आप बैंक, SSC या फिर किसी भी कैटेगरी के अंदर सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं तो 22 से 24 तारीख के बीच में 6 महीने के सब्सक्रिप्शन पर एक अतिरिक्त महीने का, 1 साल के सब्सक्रिप्शन पर 3 महीने का, 2 साल के सब्सक्रिप्शन पर 6 महीने का अतिरिक्त सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है। परिस्थितियां जितना ज्यादा आपको तोड़ती हैं उससे कहीं ज्यादा आपको मजबूत बना देती हैं, ऐसा कहा जा रहा है। कहते हैं कि परिस्थितियां जितना ज्यादा आपको तोड़ती हैं उससे कहीं ज्यादा आपको मजबूत बना देती हैं। तो आज के सेशन में जिक्र करेंगे इस बात का
कि क्या वाकई में कभी ऐसी बात की सार्थकता निकल के आई है? परिस्थितियां हैं क्या आफ्टर ऑल? परिस्थितियां जो हमारे सामने इस समय चल रही हैं, ये परिस्थितियां हैं या किसी विशेष सर्कमस्टांसेस को परिस्थितियां कहा जाता है? देखिए, दो स्थितियां हैं साहब। मैं आया चल करके और यहाँ पर आपके सामने पढ़ाने के लिए खड़ा हो गया, सामान्य परिस्थिति है। लेकिन मैं आया और ठोकर खा के गिर गया, असामान्य परिस्थिति है। दोनों ही स्थिति में मैं दोष दे सकता हूं। पहली स्थिति में इस बात का कि साहब मेरे साथ इतना कुछ सामान्य चल रहा है, कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा, अपनी परिस्थितियों को मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, यार कुछ जीवन में अच्छा नहीं चल रहा है, सब कुछ नॉर्मल ही चल रहा है। दूसरी बार मैं ठोकर खा के गिरा, फिर मैंने क्रिटिसाइज किया, पता नहीं जीवन में क्या चल रहा है, गिर पड़े साहब। कहने का अर्थ यह है कि समय जो है ना, वो आपके थॉट प्रोसेस के अनुसार आपको परिस्थिति का अनुभव कराता है। आपकी थॉट प्रोसेस आपको ये बताती है कि आप किस परिस्थिति को खतरनाक लेते हैं। अब जैसे आज आप जिस जगह रह रहे हैं वहां पर कहीं गोली चल जाए तो आपके दिमाग में इतनी टेंशन हो जाएगी कि शायद आप रात भर सो ना पाएं। लेकिन सोच के देखिए कि आपके ही समाज से निकल करके एक भाई आपका, एक बहन आपकी बॉर्डर पर सिक्योरिटी करने के लिए खड़ी है। अब उनके लिए तो गोलियों की आवाज़ हर दिन की है, हर दिन उसी परिस्थिति में जीना है, उसी में रहना है, उसी में खाना है। यानी कि परिस्थितियां, इट इज़ ऑल अबाउट योर स्टेट ऑफ माइंड, कि आप अपने दिमाग में किस बात को कितना बड़ा बना के रखते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। परिस्थितियां सामान्यतः वहीं रहती हैं, चीज़ें ऐसी की ऐसी रहती हैं, आप उन्हें बड़ा या छोटा बनाते हैं। तो आप देखिए कि आप अपनी परेशानियों को कितना बड़ा सोचते हैं और अपनी परेशानियों को कितना छोटा सोचते हैं। जो व्यक्ति परेशानियों को जितना छोटा सोचता है वो जीवन में उतना आगे बढ़ता है। बहुत से लोग पेट खराब हो जाने पर पढ़ाई छोड़ देते हैं कि आज नहीं पढ़ेंगे क्योंकि पेट खराब है, आज नहीं पढ़ेंगे क्योंकि सर दर्द है। लेकिन बहुत सारे लोग पैर टूट जाने पर भी एग्जाम देने जाते हैं, शादी के गठबंधन में बैठे हुए भी एग्जाम देने जाते हैं। ये तो आप पर निर्भर करता है। आप में से बहुत भाई ऐसे होंगे जो कि इसलिए शादी मतलब उसमें नहीं गए, पेपर देने या फिर किसी चीज में नहीं गए क्योंकि साहब घर में फंक्शन था, इसलिए पढ़ाई छोड़ दी। और वहीं कई विज्ञापन ऐसे भी देखते हैं आप जिसमें लोग दूल्हा दुल्हन जो है वो एग्जाम लिखने मंडप से पहुंचते हैं। दोनों ही स्थितियां हैं, ये आपका स्टेट ऑफ माइंड है, इसे आप कैसे लेते हैं, निश्चित ही आप अपने लिए सकारात्मक सोच विकसित करेंगे। प्रज्ञा, दुर्गेश, नमन, वेदानंद, केशव, कार्तिकेय, प्राची, सुशांत, समित्रा, रंजीत, कुणाल, कल्पना, दुर्गेश, संगीता, नमन, राजपूत, गर्ल, अन्नू, अन्नपूर्णा, गौतम, सभी साथियों को वेरी गुड मॉर्निंग। सेशन को जल्दी से शेयर कर दीजिए और जानना शुरू करिए क्या कुछ खास है आज के सेशन में। शुरुआत करते हैं सबसे पहली खबर से। कहते हैं जिसका था सभी को इंतजार, वो घड़ी आ गई। अब आप पूछेंगे ऐसे क्यों कह रहे हो? हमने कहा रात को लगभग 12 से 1 के बीच में न्यूयॉर्क टाइम्स की अगर बात मानी जाए तो रूस की सेनाएं यूक्रेन में घुस गई। कल तक के अपडेट में, जब मैं आपको कल क्लास पढ़ा के निकला था, तब तक रशिया के राष्ट्रपति ने यूक्रेन के 2 हिस्सों को इंडिपेंडेंट करने की घोषणा की थी, ये कहते हुए कि मैं इन्हें अलग राष्ट्र मानता हूं। मैंने वो न्यूज़ इसलिए कवर नहीं की थी क्योंकि ऑलरेडी वहां पर ये सब चीज़ें लंबे समय से चल रही थी, मैं पुराने समय पर भी आपको बता चुका हूं। लेकिन कल रात को यूक्रेन के अंदर रूस की सेनाएं एंट्री कर गई। अब रूस की सेनाएं एंट्री कर गई, दुनिया ने क्या किया? युद्ध शुरू हुआ, अमेरिका ने बम फटाके फोड़े, रशिया ने गोले चलाए, यानी जो आप कल्पना कर रहे थे वो सब सही था। और जैसी कल्पना बाइडेन कर रहे थे वो भी कहीं ना कहीं तक सही था। अगर आपको याद हो तो बाइडेन ने कहा था कि 16 तारीख को युद्ध शुरू हो जाएगा। बाइडेन का कहना इसलिए था, उनका लगना था कि भाई ओलंपिक आखिरी पड़ाव पर होंगे तब हो जाएगा, क्योंकि चीन के साथ में पुतिन ने वादा किया था। पुतिन जाके भी आए थे ओलंपिक्स में, लेकिन पुतिन ने और इज्जत रखी चीन की और पूरी तरह से ओलंपिक खत्म होने का इंतजार किया। शीतकालीन ओलंपिक समाप्त हुए और इधर से पुतिन ने अपनी सेना को कल रात को यूक्रेन के अंदर भेज दिया। यानी कि ओलंपिक की समाप्ति का जश्न रूस की सेना ने यूक्रेन के अंदर एंट्री करके किया है। तो चलिए जानते हैं क्या कुछ हुआ है, कितना अपडेट है, युद्ध शुरू हुआ या नहीं हुआ, यूक्रेन का कौन सा हिस्सा अब पूरी तरह से रूस के कब्जे में चला गया है या कुछ हुआ है। आइए सारी बातें अब आपको विस्तार पूर्वक बताते हैं। अच्छा सा सेशन है, ध्यान से सुनिएगा और जितना हो सके सेशन को शेयर कर दीजिएगा। एक एक अपडेट, यानी कि सुबह 5:30 बजे तक का मैं आपको अपडेट देने वाला हूं इस पूरे सेशन में, तो तसल्ली पूर्वक आप बात सुनिए। सबसे पहली बात, कल जब हम आपका सेशन लेने जा रहे थे तो रात 1:10 पर राष्ट्र के नाम संबोधन में
रशिया के राष्ट्रपति जो पुतिन है, उन्होंने एक राष्ट्र के नाम संबोधन दिया। संबोधन में उन्होंने क्या कहा, जरा देखिए। उन्होंने कहा कि मैं यूक्रेन के दो हिस्से, जिनमें से एक का नाम है लोहांस्क और एक का नाम है डोनेस्क, लोहांस्क और डोनेस्क नाम के स्थान को इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में दर्जा देता हूं। इंपॉर्टेंट है, न्यूज यहीं से शुरू होती है। जो विद्यार्थी इस सेशन में बिल्कुल नए हैं, उन्हें मैं थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगा। उन्हें बताना चाहूंगा कि यूक्रेन का एक हिस्सा, जिसे आप क्रीमिया के नाम से जानते हैं, इस हिस्से के ऊपर बहुत पहले ही रशिया के द्वारा 2014 में कब्जा कर लिया गया था। इसके बाद यूक्रेन में एक हिस्सा जो कि रूस की तरफ पड़ता है, जो कि इसका ईस्टर्न हिस्सा है, जिसका नाम लोहांस्क और डोनेस्क है, रात 1:10 पर इन दो हिस्सों के बारे में रशिया के राष्ट्रपति ने जब अपने द्वारा अनाउंसमेंट किया और कहा कि मैं यूक्रेन के इन दो हिस्सों को एक स्वतंत्र देश का दर्जा देता हूं। अब आपके दिमाग में एक सवाल बनेगा, स्वतंत्र देश का दर्जा देने का मतलब क्या बना? देश का हिस्सा तो यूक्रेन का है, आप इन्हें अलग से देश क्यों बोल रहे हैं, जरा यह बताइए। लॉजिकल सवाल है कि भाई हिस्सा यूक्रेन का है तो रशिया के बोलने से फर्क क्या पड़ गया? बहुत बड़ा फर्क पड़ गया। क्या फर्क पड़ा, अब वो जान लीजिए। फर्क यह पड़ा जनाब कि जब आप किसी हिस्से को स्वतंत्र मानना शुरू कर देते हैं, आप आसान भाषा में समझिए, मान लीजिए कि भारत बलूचिस्तान को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दे देता है कि मेरी नजर में बलूचिस्तान स्वतंत्र है। ऐसी स्थिति में स्वतंत्र देश का कोई प्रधानमंत्री, कोई राष्ट्राध्यक्ष, कोई ना कोई तो आप मानोगे। उस व्यक्ति से जो बलूचिस्तान में बैठा है, वहां से वो व्यक्ति कह दे कि मैं तो एक अलग देश बन गया, और अलग देश बनने के नाम पर मैं रूस से कहता हूं कि वो मेरी सुरक्षा करने के लिए अपनी सेना भेज दे। मतलब आप सोचकर देखिए कि दुनिया भर के लोग तमाम प्रयास और कयास लगा रहे थे। कयास ये लगाए जा रहे थे कि रूस जो है वो इस जगह पर, जो कि यूक्रेन की राजधानी कीव है, वहां पर अपनी सेना भेजेगा। उम्मीदें ये लगाई जा रही थी। पूरी दुनिया के सामने रशिया ने माहौल ये बनाया हुआ था, क्योंकि बेलारूस में युद्ध अभ्यास चल रहा था, उत्तरी जो यूक्रेन का हिस्सा है उस पर युद्ध अभ्यास चल रहा था, सब जगह सेनाएं थी। कीव के बारे में इंतजार किया जा रहा था कि यहां पर आक्रमण होगा, एक ही दिन में कब्जा हो जाएगा। इन्होंने स्ट्रेटेजिकली दूसरा गेम कर दिया। दूसरा गेम क्या कर दिया? यूक्रेन के एक हिस्से को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया। अब आपके दिमाग में एक सवाल बनेगा, सवाल बहुत बेसिक सा बनेगा कि सर एक बात बताइए, अगर कोई भारत का व्यक्ति, मान लीजिए कि हम एक बार के लिए ऐसा मान लें कि अमेरिका भारत के एक राज्य, मान लीजिए राजस्थान, उसको कह देता है कि मैंने आपको स्वतंत्र घोषित कर दिया। स्वतंत्र घोषित कर दिया तो फर्क क्या पड़ रहा है? अमेरिका ने राजस्थान को स्वतंत्र घोषित कर दिया, इससे फर्क क्या पड़ रहा है? मैंने कहा भाई देखिए, स्वतंत्र घोषित करने का फर्क यह पड़ रहा है कि अगर मैं एक देश के रूप में मान्यता प्राप्त कर जाऊं तो मैं एक देश के नाते किसी दूसरे देश से सहायता मांग सकता हूं। अब आप पूछेंगे सर तो ऐसे तो दुनिया का कोई भी देश ऐसी हरकत कर सकता है। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, लेकिन मुसीबत यह है कि अमेरिका राजस्थान में इंटरफेयर अगर करे तो राजस्थान के बहुत सारे लोग केंद्र सरकार के साथ मिलकर के स्वतंत्र भारत का निर्माण करते हैं। तो यहां पर ऐसी हरकत होने पर संपूर्ण भारत एक होकर के अमेरिका के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। फिर आप पूछेंगे इनके केस में क्या हुआ? इनके केस में यह हुआ कि ये जो लोहांस्क और डोनेस्क है, ये मैं बहुत पहले भी आपको बता चुका हूं। मेरा पुराना अगर वीडियो है यूक्रेन विवाद का, अगर आप चाहें तो वो देख सकते हैं। उसके अंदर आप जानेंगे कि इस क्षेत्र में बहुत पहले से ही बड़ी मात्रा में रशियन लोग रहते हैं। यानी कि लोहांस्क और डोनेस्क की ये जो जगह हैं, यहां पर बड़ी मात्रा के अंदर रशियंस ऑलरेडी रहते हैं। रशियंस ने यहां पर रहते हुए पहले से ही रूस के समर्थन में माहौल बनाया हुआ था। अब होता यह है कि रूस ने इन लोगों को कहा कि तुम रह तो वहां रहे हो, मैं तुम्हें अपना प्रधानमंत्री बना देता हूं, खुद से एक देश बन जाओ। इन दोनों ने कहा कि यह तो बहुत अच्छी बात है, अगर हम अपने प्रधानमंत्री बन गए तो फिर प्रधानमंत्री बन गए तो हमको सहायता भेजो कि कहीं ऐसा ना हो कि यूक्रेन हम पर सेना भेज दे। तो फिर कल रात को इनके द्वारा अपनी तरफ से सेना यहां पर भेज दी गई। रशिया ने अपने द्वारा सेना यहां पर भेज दी है। अब आपके दिमाग में एक सवाल बनेगा, सर एक बात बताइए, यहां पर रह रहे लोग रूस के समर्थक थे, यह तो समझ में आता है, लेकिन
इन लोगों ने यानी यूक्रेन ने आज तक इनके लिए कुछ किया क्यों नहीं? यूक्रेन इनके खिलाफ कुछ किया क्यों नहीं? देखिए बच्चों, ये न्यूज़ तो आज सुन रहे हो आप कि ऐसा हुआ। वास्तविकता में मतलब जो यूक्रेन के रहने वाले लोग हैं या यूक्रेन में पढ़ने वाले जाते जो लोग हैं, उनसे अगर आप जानकारी जुटाएंगे तो पता चलेगा कि यूक्रेन का जो पूर्वी हिस्सा है ये लगभग रशिया ही है। मतलब इस एरिया में आज से नहीं, लंबे समय से ही रशिया के समर्थन में ही काम होते आए हैं। अब आप पूछेंगे ऐसा कैसे? मैं इसका सीधा सा उदाहरण ये दे देता हूं। जैसे ही इन्हें स्वतंत्र देश घोषित किया गया तो टेक्निकली तो बहुत ज्यादा मुसीबतें खड़ी हो जानी चाहिए थी। यूक्रेन को एकदम गन लेकर के धाए 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 कर देना चाहिए था। ऐसा कुछ नहीं हुआ। यूक्रेन में बकायदा बढ़िया से स्कूलें खुली हुई हैं, कॉलेज खुली हुई हैं, लोग बकायदा अपने ऑफिस वैसे ही जा रहे हैं जैसे पहले जाते थे। यानी यूक्रेन तो डे वन से यह जानता है कि यह हिस्सा हमारा है ही नहीं, बस इसको बॉर्डर में बोल रखा है। ये बिल्कुल वैसे ही है जिस तरह से आज हमारे जो चाइना के द्वारा अक्साई चीन वाला जो हिस्सा है वो है तो भारत का, लेकिन उसके ऊपर चीन ने कब्जा कर रखा है। चीन ने कब्जा कर रखा है। अब उस हिस्से पर चीन अपनी सेना भेजता है कि या उसे मतलब एक तरह से नॉर्मल क्षेत्र के रूप में कंसीडर करता है। ये चीन और भारत की समझ है। ये क्षेत्र बिल्कुल वैसा ही हो रखा था। चीन और यूक्रेन के बीच के इस क्षेत्र को अभी तक रशिया के समर्थन वाला क्षेत्र माना जाता था। मैं इसका प्रमाण देता हूं आपको। प्रमाण यह है कि लोनास्क और डोनास्क क्षेत्र में यदि कोई व्यक्ति नौकरी से, सरकारी नौकरी से रिटायर्ड होता है तो सरकारी नौकरी से रिटायर्ड होने वाले व्यक्ति को इवन सरकारी नौकरी नहीं मिलती। पहली बात तो अगर गलती से कोई यहां सरकारी नौकरी लग गया तो उसे पेंशन नहीं मिलती, इवन तनख्वाहों के लिए रुलाया जाता है। ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र के लोगों को रशिया जाने की पूर्ण आजादी है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? इस क्षेत्र के रहने वाले लोगों को रशिया ने बकायदा सिटीजनशिप जारी की हुई है। सिटीजनशिप जारी की हुई है का मतलब यह हुआ कि ये लोग रशिया के नागरिक, लगभग 10 लाख लोग इस क्षेत्र के रशिया की नागरिकता पहले से ही लेकर बैठे हुए हैं। उम्मीद है कि आपको यह बात समझ में आ गई हो। यह क्षेत्र ऑलरेडी रशिया के समर्थन में लंबे समय से था। पब्लिक डोमेन में अभी तक यहां पर रशिया की सेना आज तक घुसी नहीं थी बस। यानी कि लोगों की नजर में यह जानकारी ओपनली अब आ गई है। हालत यह है, आप इस तरह से सोचिए, जब पूरा वर्ल्ड कोरोना के अंदर डूब रहा था तो इस क्षेत्र के अंदर यूक्रेन ने इन लोगों के पास में वैक्सीन तक नहीं भेजी। आप सोचिए कि इन क्षेत्रों में जो वैक्सीन लगी है वो रशिया के द्वारा भेजी गई स्पुतनिक जो वैक्सीन है वही वैक्सीन यहां पर लगी है। इससे अंदाजा यह लगा सकते हैं कि यह क्षेत्र पहले से ही प्रो रशियन क्षेत्र है और यह क्षेत्र बिल्कुल वैसे ही है जिस तरह से चीन ने भारत के अक्साई चीन वाले स्थान को अपने अंडर में ले रखा है। क्लियर है? अब यहां पर हो यह गया है कि इसने स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया है। अब आप यह पूछना चाहेंगे, जब यह था ही ऐसा तो फिर न्यूज क्यों बनी? अगर ऐसा ही था तो फिर रूस के द्वारा सेनाएं भेजने की सुर्खियां क्यों बनी? सुर्खियां इसलिए बनी, अभी तक यहां पर जो भी हो रहा था वो प्रॉक्सी वॉर जैसा था। प्रॉक्सी वॉर का मतलब यह था कि रशिया लोगों के सामने ओपनली यह कह के नहीं आ रहा था कि मेरा इंटरफेयर इन स्थानों पर ऑलरेडी बना हुआ है। वो यहां के लोगों को इस आधार पर मदद करता था कि आप चिंता ना करें, मैं आपके साथ हूं। अब आपके दिमाग में एक सवाल बनेगा कि सर रूस के लोग यहां पर पहुंचे थे या फिर धीरे धीरे जनता रूस के समर्थन में खड़ी हो गई? ऐसा नहीं है। यूक्रेन का खुद का जो जन्म है यह 1991 में हुआ है। 1991 से पहले यूक्रेन और रूस ये सब एक ही देश हुआ करते थे जिन्हें सोवियत रूस के नाम से आप जानते थे। कहने का अर्थ यह हुआ कि जो यूएसएसआर था उसके विघटन से रशिया और यूक्रेन अलग अलग देश बने थे। कुल 15 देशों में से 2 देश ये भी थे। इनमें सबसे शक्तिशाली देश रूस था। इस रूस ने यूक्रेन में जो यूएसएसआर के समर्थक लोग रहते थे, आप सोचकर देखिए कि अगर मान लीजिए किसी देश के टुकड़े हो जाएं तो ऐसा थोड़ी है कि टुकड़े होते ही लोगों का जनमानस बदल जाएगा। उदाहरण के रूप में ऐसे समझिए कि आज महाराष्ट्र और कर्नाटक 2 राज्य
अलग अलग राज्य हैं, लेकिन बेलगांव के जो लोग हैं जो कि कर्नाटक के अंदर ऑफिशियली हैं, लेकिन वो भावनात्मक रूप से तो महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं ना, यानी उनको ये लगता है कि हम मराठी बोलते हैं तो महाराष्ट्र के होने चाहिए। एग्जैक्टली ऐसे ही यहां के लोग रशियन बोलते हैं, रशियन कल्चर फॉलो करते हैं, रशिया का बहुत समय से यूनाइटेड जो यूएसएसआर हुआ करता था उसका हिस्सा थे। तो ऐसी स्थिति में इन लोगों का जो बाउंड्री वाला क्षेत्र है, यानी भौगोलिक रूप से तो इन्हें यह पूरा क्षेत्र यूक्रेन को मिल गया था 1991 में, लेकिन उसके बाद भी ये लोग मानसिक रूप से, इमोशनल रूप से ये रशिया के साथ ही थे। अब ऑफिशियली इन दो क्षेत्रों के ऊपर रूस ने डिक्लेयर कर दिया है कि ये दोनों अलग स्वतंत्र देश हैं। अब आपके दिमाग में एक सवाल बनेगा, सर जब स्वतंत्र देश डिक्लेयर कर दिया तो रूस की जीत कैसे हुई? यानी रूस ने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से हम ये कहें कि वाह उसने तो कमाल कर दिया, यानी दुनिया को धता बताते हुए बिना डरे उसने अटैक कर दिया। जीत इस प्रकार से हुई, उसने एक डिप्लोमेटिक चाल चली। अगर दुनिया के सामने रूस की सेना डायरेक्ट यूक्रेन में घुस जाती तो आप लोगों को यह लगता कि रूस ने अतिक्रमण कर दिया, लेकिन उससे एक रात पहले रशिया अनाउंस करता है कि ये दोनों अलग देश हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में किसी देश ने मुझसे सहायता मांगी है तो मैं अपनी सेना भेज रहा हूं। लेकिन आपके मन में एक सवाल बनेगा, सर क्या ऐसे देश बन जाते हैं क्या? कल को ऐसे तो हम भी बलूचिस्तान को अलग देश मान लेते हैं, ऐसे सर हम भी करके एक काम करते हैं, बांग्लादेश को अपनी तरफ से ही अटैक कर देते हैं, नेपाल को भी अपनी तरफ से अटैक कर देते हैं, ऐसा हो जाता है क्या? जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। कोई भी देश इतना आसानी से देश नहीं बन जाता है, उसको यूनाइटेड नेशंस के अधिकतम कंट्रीज के द्वारा रिकॉग्नाइज करना होता है। तो फिर आप पूछेंगे अगर ऐसा ही है तो सर एक बात बताइए, ऐसा और कौन सा देश है जिसने इन्हें रिकॉग्नाइज किया कि हां भाई हम तुम्हें मानते हैं कि तुम देश हो? तो देखो, रूस इस तरफ तो अपना राजा बना हुआ घूम ही रहा है। सेंट्रल एशियन कंट्री, जो गल्फ कंट्रीज हैं, वेस्टर्न एशियन कंट्रीज जो हैं, इनके अंदर मेरे प्यारे साथियों एक देश है जिसका नाम है सीरिया, जिसमें कि अल असद सरकार चल रही है। उस सीरिया ने भी इन दोनों को स्वतंत्र देश डिक्लेयर कर दिया है, कहा है कि हां मैं भी मानता हूं कि आप लोगों को रिकॉग्नाइज करता हूं एक देश के रूप में। और कौन सा? डोनास्क ने लोहांस्क को अलग देश मान लिया, लोहांस्क ने डोनास्क को अलग देश मान लिया कि हम दोनों एक दूसरे को देश मानते हैं। ये लीजिए, इंटरनेशनली दो तीन, मतलब एक तरह से लोहांस्क के बारे में पूछा जाए कि तुम्हें कितने देशों ने देश माना अलग से, तो साहब आंसर बना कि मुझे तो सीरिया ने मान लिया, मुझे तो रशिया ने मान लिया, ऐसे ही और डोनेस्क ने मान लिया। तो इस प्रकार से तीन तीन देशों ने इन्हें अलग मान्यता दे दी। यानी ये बिल्कुल ताइवान वाला हिस्सा हो रहा है। ताइवान वाला हिस्सा बोले तो जैसे ताइवान को कोई और देश माने ना माने, 2, 5, 10, 15 देश है जो उसे स्वतंत्र देश मानते हैं, ऐसा इन्हें इसने स्वतंत्रता का राग पनपा दिया है। उम्मीद है यह स्थिति अब तक क्लियर हो गई होगी। आपके मन में अब जिज्ञासा बनने लगेंगी। जिज्ञासा ये, दुनिया ने कैसे प्रतिक्रिया करी? दुनिया ने प्रतिक्रिया करी, भारत ने क्या प्रतिक्रिया करी, युद्ध होगा कि नहीं होगा, यानी हमको इंटरेस्ट नहीं है अतिक्रमण में, ये बताओ गोलियां चलेंगी कि नहीं चलेंगी, वो सारी बातें आगे चल करके अब मैं आपको बताना चाहता हूं। थोड़ा सा इनका इंपॉर्टेंस भी जान लीजिए। इंपॉर्टेंस किसका? डोनेस्क का और लोहांस्क का। डोनेस्क का इंपॉर्टेंस ये है साथियों कि ये जगह पहले स्टालिनो के नाम से जानी जाती थी। ये एक इंडस्ट्रियल एरिया है, यहां पर बड़ी मात्रा में माइंस उपस्थित हैं। यदि यहां पर देखा जाए तो लगभग 20 लाख लोग रहते हैं यहां पर। पूरी तरह से यूक्रेन का ये जो सेंटर है ये स्टील सेंटर के रूप में जाना जाता है, यानी कि यहां पर बड़ी मात्रा में आयरन निकलता है। वहीं लोहांस्क के बारे में अगर हम बताएं तो यह पहले वोरोशिलोवग्राड के नाम से जाना जाता था। यहां 15 लाख लोग रहते हैं और यह ब्लैक सी के उत्तरी किनारे पर रूस से सीमा साझा करता है और यहां पर कोयले का बड़ा मामला है। तो एक तरफ लोहा है, एक तरफ कोयला है। लोहांस्क में कोयला प्रचुरता से पाया जाता है। क्लियर? इन दोनों को आप यहां पर लोहांस्क और डोनास्क को अलग से देख सकते हैं। रशिया से बॉर्डर साझा करते हुए आपको यह दिखाई दे रहा है। याद रखिएगा, अगर आप मैप को ध्यान से देखते चलें तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो क्षेत्र आपको दिख रहे हैं ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आने वाले समय में हो जाएंगे, क्योंकि इन क्षेत्रों के लिए भविष्य में संभव है कि दुनिया के देश रशिया पर आक्रमण कर दें। ठीक है? तो 19 फरवरी की न्यूज क्या थी? रशिया के पुतिन ने यह कहा था कि अगर कोई भी व्यक्ति लोनास्क और डोनास्क क्षेत्र से रशिया आना चाहता है तो
तो उसे रिफ्यूजी के रूप में मैं मान्यता देने को तैयार हूं, वो रशिया के अंदर एंट्री करके आ सकता है। साथियों, कहने का मतलब यह है कि रशिया लगातार समय से इसके इंतजार में था कि हम जल्दी ही इस प्रकार का कार्य कर लेंगे। साथियों, अब मैं आपको एक देश और दिखाता हूं जूम करके, जिसको आपको देखना चाहिए। वो देश यहां पर है 8वें नंबर का देश, जिसका नाम है जॉर्जिया। साथियों, जॉर्जिया देश में क्यों दिखा रहा हूं, ताकि आपको यह बात पता चल सके। आप देखिए, शायद आप इसको पहचान जाएं, यहां पर एक छोटू सा देश है जॉर्जिया के नाम से। इस तरफ से अगर आप देखें तो पश्चिमी रशिया की तरफ अगर आपको जॉर्जिया दिख रहा हो, तो मैं इसको क्यों दिखाना चाह रहा हूं, थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लीजिए। मैं इसलिए दिखाना चाह रहा हूं कि वंस अपॉन ए टाइम साथियों, रशिया के द्वारा जॉर्जिया के भी एक हिस्से को ऐसे ही स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा दे दिया गया था, और उसका नाम दे दिया गया था साउथ ऑस्ट्रिया। ध्यान से सुनिएगा, आपको जॉर्जिया नाम तो फिर भी सुना होगा, आप लोगों ने साउथ ऑस्ट्रिया नाम नहीं सुना होगा। साउथ ऑस्ट्रिया क्या है, अब मैं आपको बताता हूं मेरे प्यारे साथियों। साउथ ऑस्ट्रिया असल में रशिया के द्वारा जॉर्जिया के एक हिस्से को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में दर्जा दिया गया है, वो साउथ ऑस्ट्रिया है। आप पूछेंगे ये आज चर्चा में क्यों आया? ये चर्चा में इसलिए आया क्योंकि ये भी वो देश है जिसने लुहांस्क और डोनेट्स्क को अलग से देश होने का दर्जा दिया है। यानी कि ये भी वो उन देशों में शामिल है जो कि इन्हें अलग राष्ट्र मान रहा है। तो एक प्रकार से आप इधर देख लीजिएगा, रशिया के द्वारा जॉर्जिया के इस हिस्से को, जिसका नाम है, मैंने जो आपको बता दिया, साउथ ऑस्ट्रिया, 2008 में इसे अलग देश का दर्जा दे दिया गया था। और इसका एक हिस्सा जिसका नाम है अबकाजिया और जॉर्जिया का ये वाला हिस्सा साउथ ऑस्ट्रिया, इन दोनों को भी 2008 में ऐसे ही रशिया ने अलग देश मान लिया था। मतलब कहने का यह है कि ये दोनों क्षेत्र एक प्रकार से वो हैं जो कि रशिया के समर्थन में है, और ऐसा रशिया पहले भी करता आया है। तो कुछ भी नया नहीं हुआ। कुछ भी नया नहीं हुआ से मतलब ये टैक्टिक पुरानी है जो कि रशिया ने अपनाई है। लेकिन फिर आप पूछेंगे, टैक्टिक पुरानी है तो इस समय हाय तौबा मचा हुआ क्यों है? हाय तौबा इसलिए मचा हुआ है क्योंकि अब ये ईगो का क्लैश पॉइंट था। ईगो का क्लैश पॉइंट ये था कि दुनिया के जो लोग हैं वो इस समय उम्मीद लगा के बैठे थे कि अमेरिका यूक्रेन के ऊपर सेना की जो चढ़ाई है उसे बचा लेगा। फिर आप पूछेंगे अमेरिका ने क्या किया? मैं आपको पूरी बातें, दुनिया भर ने क्या किया, किस तरह से सारे काम हुए, वो मैं आपको जानकारी यहां पर देना चाहूंगा। आइए जरा देखते हैं किस प्रकार से सारे की सारे काम हुए हैं। मेरे प्यारे साथियों, यहां पर यह आपको न्यूज दिखाई दे रही है। इसके अंदर पुतिन ने ट्रुप्स को यूक्रेन में जाने के लिए कह दिया है कि यूक्रेन जाइए और वहां पर अटैक कर दीजिए। यानी अटैक से मतलब है कि वहां पर अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर दीजिए। सीरिया ने भी अपने द्वारा इनको वो कार्य कर दिया है। यह जानकारी मैं आपको दे चुका हूं। अब हम जानना चाहेंगे कि साहब ये बताओ, वर्ल्ड का रिएक्शन क्या रहा? दुनिया वालों ने, विशेष रूप से अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने क्या कहा? देखिए क्या कर सकते थे ये लोग। यानी कि इन्होंने जो काम किया उससे उम्मीदें थी नहीं कि ये इतना बकवास काम करेंगे। थोड़ी तो उम्मीद थी कि हाँ, इतना माहौल बना रहे हो तो ढंग का काम कर लो। बाइडेन ने कहा कि हम लोगों ने इनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज के ऊपर जो है ना सैंक्शन लगा दिया है। अरे तुम सैंक्शन लगा के क्या ही करोगे? उसकी इंडिपेंडेंट इकोनॉमी बहुत बढ़िया चल रही है भाई। यूके बोलता है कि अब रशिया को पाउंड नहीं मिलेगा, डॉलर नहीं मिलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वर्ल्ड के लीडर्स ने, बाइडेन ने एक ऑर्डर साइन करके यह कहा कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो रिबेल रीजन में हम होने नहीं देंगे। यूएस ने कहा है कि हम सैंक्शन लगा देंगे फाइनेंशियल फर्म के ऊपर, सॉवरेन डेट के ऊपर, इंडिविजुअल आफ्टर यूक्रेन क्राइसिस, हम रशिया के सारी चीजों के ऊपर बैन लगा देंगे। ठीक है साहब, एक प्रकार से यह समझिए कि रशिया को अमेरिका की तरफ से जो डॉलर मिल रहे थे, या फिर यह समझिए कि मार्केट में जो डॉलर चल रहे थे, उनकी उपलब्धता में अब दिक्कतें आनी स्वाभाविक हैं। लेकिन पुतिन बहुत पहले से कैलकुलेटेड थे, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि व्यापार में वो चीन के साथ पहले ही साझेदारी कर चुके हैं। यानी उन्होंने पहले ही इस क्षेत्र को लेकर के अपने दिमाग, आपको एक एक के बारे में जानकारी दूंगा। और इंपॉर्टेंट बात आपको यह पता हो, ये जो सूचना निकल के आई ना कि यूक्रेन के ऊपर ये चढ़ाई कर रहा है, आपको जान के आश्चर्य होगा कि इन भाई साहब ने अटैक करने से पहले फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन को और जर्मनी के चांसलर को
कॉल करके बताया है। आप सोच के देखिए, इन दिनों मैंने कल रात को ही एक सेशन अपने YouTube पर डाला है, आप फिर से देख लें। कल भी पढ़ाया था मैंने फ्रांस की उभरती हुई छवि के बारे में। मैंने कहा था कि किस प्रकार से फ्रांस इंपॉर्टेंट हो रहा है। याद रखिए कि फ्रांस को इन्होंने फोन करके रात को यह बताया कि मैं इस प्रकार से यहां पर अटैक करने जा रहा हूं, इन दोनों को स्वतंत्र देश बनाने जा रहा हूं। यानी कि कह के किया है, यानी कि यह हमला मजाक नहीं, कह के किया गया हमला है। आप पूछेंगे फिर उन लोगों ने क्या रिएक्शन दिया। उनने कहा कि यार हम तो तुमको घर में बैठ के समझाने आए थे। फ्रांस ने कहा कि मैं तो घर में बैठ के समझाने आया था आपको, मैंने वो बात दूसरी है कि कोरोना जांच नहीं कराई, कहीं तुम मेरा डीएनए सैंपल ना चुरा लो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। ऐसे ही जर्मनी ने कहा कि साहब पुतिन जो है ना वो सेल्फ एस्टीम वाले आदमी हैं। पहले याद होगा ना आपको, जर्मनी खुद मनवाने गया था यूक्रेन और इन दोनों के बीच में, अपने यहां पर बिठा करके सम्मेलन भी करवाया, दोनों के बीच दोस्ती कराने का भी प्रयास किया। दोनों की बात रूस ने नहीं मानी, तो इन दोनों ने भी अपने द्वारा अब जो धमकी दी है वो बहुत मायने वाली है। जर्मनी ने कहा है कि जो नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन थी, ध्यान से सुनिएगा, बहुत बड़ी बात है। जर्मनी तक जो रूस के माध्यम से गैस की पाइपलाइन डलने वाला $1 ट्रिलियन का काम चल रहा था, जिससे कि रूस को बहुत बड़ा फायदा होने वाला था, वो काम जर्मनी ने खुद ने ही रोक दिया है कि जाइए अब हम आपसे गैस नहीं ले रहे। अब बड़ा सवाल यह बनेगा कि यदि जर्मनी ने गैस लेने से इनकार कर दिया, यह छोटी मोटी बात नहीं है। ऐसी स्थिति के अंदर अगर यह बात हुई है तो यह बात मानकर चलिए कि अगर गैस पाइपलाइन का काम रुकता है तो निश्चित ही रशिया को बहुत बड़ा सेटबैक इससे लगेगा। रात की न्यूज है और वो न्यूज ये है, आप इधर देख सकते हैं। आपकी न्यूज आज 23 तारीख है, आप 23 तारीख के दिन सुबह 5 बजे की न्यूज देख रहे हैं और उस न्यूज के अंदर ये बात डाली गई है और वो क्या है, इधर देख लीजिएगा कि रशिया यूक्रेन के क्राइसिस के ऊपर यूएस ने 27 यूरोपियन यूनियन देशों के साथ मिलकर बैठक करी और उसमें यह कहा कि हम लोग सब मिलकर के रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाएंगे। तो ये जो सैंक्शन है ना, जिसके माध्यम से नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन बैन हो जाएगी, ये रशिया के ऊपर एक बहुत बड़ा सेटबैक बनने वाला है। यानी कि एक प्रकार से आप ऐसे समझिएगा कि यूरोपियन यूनियन जो है वो यदि मिलकर के एक साथ काम करती है, क्योंकि रशिया को कहीं ना कहीं ये उम्मीद थी कि आने वाले टाइम में संभव है कि जो मतलब जर्मनी है या फ्रांस जो है वो उसके साथ में दोस्ती रख लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उन्होंने मिलकर के इसके ऊपर सैंक्शन लगा दिया है। आप देख सकते हैं इन्होंने गैस पाइपलाइन का जो कार्यक्रम है इसको हॉल्ट कर दिया है जैसे ही ये जानकारी बाहर निकल करके आती है। आपको मालूम होना चाहिए नॉर्ड गैस पाइपलाइन रशिया का एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि लगभग $11.6 बिलियन का प्रोजेक्ट है। ट्रिलियंस की इकोनॉमी इसकी वजह से ग्रो कर जाएगी, लेकिन इस गैस पाइपलाइन के बंद होते ही नुकसान दोनों को होने वाला है। इन्हें पैसा मिलना बंद हो जाएगा रशिया वालों को, वही जर्मनी जैसे देशों को या फिर जो यूरोपियन देश हैं इनको गैस की किल्लत आ जाएगी। स्थिति यह है, गैस की किल्लत आने से यूरोप के अंदर गैस के भाव 2 से लेकर 3 गुना तक बढ़ सकते हैं, क्योंकि दुनिया में गैस के लार्जेस्ट सप्लायर्स में से रशिया है। अगर उसने अपनी गैस सप्लाई रोक भी दी, यानी नॉर्ड गैस पाइपलाइन रोक दी, तो यूरोप के अंदर गैस के दाम बढ़ जाएंगे, जिससे निश्चित ही महंगाई बढ़ेगी। यानी कि इसका प्रभाव दिख रहा है। अब आप पूछना चाहेंगे सर चाइना ने क्या कहा और सबसे इंपॉर्टेंटली इंडिया ने क्या कहा। दुनिया का तो हमने सुन लिया, हमने ये सुन लिया कि बड़े बड़े यूरोपियन यूनियन, अमेरिका, ये सब सैंक्शंस पर उतारू हो गए। यूके ने तो यहां तक कह दिया है कि हम अब रशिया को डॉलर और पाउंड पहुंचने ही नहीं देंगे, यानी उसको विदेशी मुद्रा से बाहर कर देंगे। अमेरिका ने कहा है कि वो अपने द्वारा सैंक्शन लगा देगा। सब कुछ हो गया। इंडिया और चाइना क्या कहते हैं? दोनों ने एक जैसी बात बोली और क्या कहा? इन्होंने कहा कि हम इस बात का डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन चाहते हैं, हम इसमें किसी भी प्रकार के सैंक्शन का पक्षधर नहीं है। भाई साहब, ये चीन का स्टेटमेंट है और ऐसा ही स्टेटमेंट भारत का भी है। यानी भारत और चीन एक प्रकार से इस पूरी घटना के अंदर रशिया के साथ बैठकर चले जा रहे हैं। कहने का अर्थ यह हुआ कि हम लोगों ने इस पूरी की पूरी घटनाक्रम पर अपनी वही स्थिति क्लियर रखी है जो हमने यूनाइटेड नेशन में रखी थी। हमने पहले भी मिन्स्क जो एग्रीमेंट हुआ बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में यूक्रेन और रशिया के बीच में जो एग्रीमेंट था
उसी को दोहराने की बात की है और यह कहा है कि दुनियादारी इन दो के पचड़े में ना पड़े, ये दोनों आपस में टेबल पर बैठकर सॉल्यूशन ढूंढ लें। इंटरफेयर के नाम पर वर्ल्ड इसमें इंटरफेयर ना करे, ये इंडिया का स्टेटमेंट है, यही चीन का स्टेटमेंट है। अब आप जानना चाहेंगे अगर ये स्टेटमेंट है तो ऐसी स्थिति में क्या कयास लगाया जाए, क्योंकि देखिए भारत तो वैसे भी शांति प्रिय राष्ट्र है, किसी पर अटैक करता नहीं है। लेकिन ट्रंप की अगर बात माने तो ट्रंप ने तुरंत इस घटना के थोड़ी ही देर बाद अपने द्वारा ट्वीट कर दिया और कहा 22 तारीख के दिन ट्रंप ने कहा कि देख लीजिए साहब, बात यह है, ट्रंप ने अपने सूत्रों से हवाले से कहा कि इसका सीधा सा मतलब यह मान लो कि अब ताइवान पर अटैक होने वाला है। यानी कि जब अमेरिका यूक्रेन को नहीं बचा पाया तो इसका मतलब यह समझ लीजिए कि जब रशिया के काम पर चीन ने मूक सहमति दे दी तो आने वाले समय पर चीन के द्वारा ताइवान पर हमला किया जाएगा और रशिया उसे समर्थन देगा। यानी कि जो प्रेडिक्शंस चले आ रहे थे, ट्रंप की भी अगर बात माने तो यह समझ लीजिए कि ताइवान के ऊपर चीन अब वैसा ही काम करने वाला है जैसा कि रशिया ने यूक्रेन पर किया है। कहने का मतलब सिंपल है साथियों कि केवल और केवल अमेरिका आज तक के व्यवहार से तो केवल व्यापारी निकला, इसके अलावा कुछ नहीं निकला। यानी कि लड़ने की हिम्मत इसकी नहीं हुई। रशिया यहां पर एक बोल्ड इमेज के साथ सामने निकल कर आया है। मोस्ट प्रेडिक्टेड जो युद्ध था वो होने की उम्मीद थी, लेकिन कब्जा करने में फिर से यूक्रेन पर कब्जा करने में यह कामयाब हुआ है। रशिया ने जो काम किया उससे उसकी अब और पब्लिक एक्सेप्टेंस बढ़ने वाली है। जापान ने कहा है कि यूएस के द्वारा जो भी कार्य किया जाएगा हम उसके साथ रहने वाले हैं और रह करके हम उसके साथ मिलकर के सारे काम करेंगे। फ्रांस ने कहा है कि फ्रांस के द्वारा कहा गया है कि रशिया के ऊपर हम टारगेटेड होकर के सैंक्शंस लगाएंगे, यानी टारगेटेड होकर के उसको टारगेट करके कि भाई इस चीज को बैन करना चाहिए, इस चीज को नहीं करना चाहिए, ये सब करेंगे। अब आप पूछना चाहेंगे यूएन ने क्या कहा है, यूएन कह क्या सकता है। यूएन ने कहा ग्रेटली कंसर्न्ड बाय रशियाज डिसीजन स्टेटस, और हम यहां पर नजर रखे हुए हैं। हम पूरी तरह से यूक्रेन के समर्थन में हैं। केवल समर्थन में होने से कुछ नहीं होता, क्योंकि दुनिया की ताकतें बटी हुई हैं। चीन और रशिया एक तरफ खड़े हैं, इसलिए कोई मीनिंग नहीं निकल करके आता। दुनिया भर के तमाम संगठनों के द्वारा नाटो के चीफ ने, ऑब्वियसली बात है, नाटो के चलते ही सारे बवाल हुए थे, उन्होंने ऑब्वियसली यूक्रेन का पक्ष लिया है, लेकिन निकलकर कुछ नहीं आया है। यूके ने सैंक्शन की बात कर दी है, कहा है कि 5 रशियन बैंक्स को यूके में काम करना बंद करा देंगे। इसका क्या अर्थ निकलेगा यह आने वाले समय पर लगेगा। अमेरिका ने पहला सैंक्शन साइन भी कर दिया है, उसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। रशिया का जो रिकॉग्निशन हुआ 2 देशों को लेकर के, तुर्की ने इस पर क्या कहा, यह बहुत मायने रखता है। अब आप पूछना चाहेंगे तुर्की को बीच में क्यों ले आए, क्योंकि तुर्की जो था ना वो इन दिनों 2 स्थितियों पर सवार था। एक तरफ रशिया से दोस्ती बढ़ा रहा था, एक तरफ अमेरिका से दोस्ती बढ़ा रहा था, और तुर्की जो है ना वो स्टैंड लेना सीख गया है, यानी या तो इस धड़े में या उस धड़े में। चूंकि तुर्की नाटो का मेंबर है और इस समय पर उसने नाटो का ही साथ दिया है, उम्मीद की जा रही थी कि वो रशिया के समर्थन में बात बोलेगा, लेकिन तुर्की ने कहा है कि यह पूरी तरह से अनएक्सेप्टेबल है कि रशिया जो है वो डोनास्क और लुहांस्क को अलग देश डिक्लेयर करे। यानी एक प्रकार से समझिए कि तुर्की रशिया के खिलाफ बयान दिया है। बयान का अर्थ हुआ कि नाटो के साथ मिलकर के ही जो भी कार्य होगा उसमें कार्य करेगा। इंडिया ने कंसर्न तो जारी किया, लेकिन कोई कमेंट नहीं दिया। इंडिया ने कहा कोई दिक्कत नहीं है साहब, इनको दोनों को मिलकर के सारी बातें करनी चाहिए थी। ये सारी की सारी बातें जो आपके सामने निकल करके आ रही हैं, पुतिन ने जैसे ही इन दोनों को अलग देश के रूप में रिकॉग्नाइज किया, तुरंत इन दोनों देशों के साथ मिलकर के पैक्ट साइन किया और कहा कि आप दोनों को अब मेरी सुरक्षा मिलेगी अगले 10 साल तक। रूस और यूक्रेन के बीच में अब जो है ना, हमने आपको यह बता दिया है कि साइन हो गया है। अब आपके दिमाग में एक सवाल और बनेगा, सर इतने सारे लोग सैंक्शन 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 चिल्ला रहे हैं, इतने सारे सैंक्शन का फर्क पड़ेगा क्या? क्या कोई फर्क पड़ सकता है क्या? यानी कि रूस को या यूक्रेन को कोई फर्क पड़ सकता है क्या? बिल्कुल, आइए जरा चर्चा करते हैं। आइए साथियों जानते हैं क्या फर्क पड़ेगा। दुनिया के अगर हम टॉप 10 देश जाने जो कि गेहूं का एक्सपोर्ट करते हैं, तो उसके अंदर आपको पता चलेगा कि टॉप एक्सपोर्टर्स में अब रूस का नाम निकल करके आता है। याद रखिएगा, यूरोपियन क्षेत्रों में तो यूक्रेन को गेहूं का कटोरे के रूप में जाना जाता है। रूस और यूक्रेन आजकल जमा करके गेहूं प्रोड्यूस करते हैं और उसे एक्सपोर्ट करते हैं। अगर कुछ ऐसा हुआ
तो रूस और यूक्रेन से गेहूं खरीदने वाले जो टॉप देश हैं, इन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। गेहूं के मामले में संकट बता रहा हूं। आप पूछना चाहेंगे कि कौन सा देश किससे गेहूं परचेज करता है? तो साथियों, रूस से जो देश गेहूं परचेज करते हैं उसमें मिस्र है, तुर्की है, इंडोनेशिया है, बांग्लादेश है, नाइजीरिया है, यमन है, अजरबैजान है, ट्यूनीशिया है, थाईलैंड है। ये देश जो गेहूं परचेज करते हैं, इनके ऊपर दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। फिर आप पूछेंगे सर, रूस से अगर किसी ने व्यापार बंद कर दिया तो क्या नुकसान पड़ेगा? तो एक बात बताइए सर, क्या रूस कोई सामान एक्सपोर्ट करता है क्या? बिल्कुल। गेहूं एक्सपोर्ट करने वाले दुनिया के जो टॉप 10 देश हैं, उसमें इस समय रूस का नंबर सबसे पहले आता है। दुनिया के टॉप 10 जो है उनमें नंबर 1 पर रूस है। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं, गेहूं एक्सपोर्ट करने वाले दुनिया के टॉप 10 देशों में रूस, अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, यूक्रेन, अर्जेंटीना, ये सब निकल करके आते हैं। 2019 की जानकारी के हिसाब से आप देख सकते हैं। अब एक चीज यहां पर और जान लीजिएगा, अगर ये एक्सपोर्ट रुकता है तो दुनिया को भारत जो है वो गेहूं बेच पाएगा, यानी गेहूं के एक्सपोर्ट में अब इंडिया की स्थिति मजबूत हो जाएगी। यदि वैश्विक अशांति आती है और रूस से व्यापार प्रतिबंधित किया जाता है तो उन स्थानों पर भारत के द्वारा गेहूं बेचा जा सकेगा। रूस किन किन सामान को एक्सपोर्ट करता है? सबसे ज्यादा सामान में ये एक्सपोर्ट करता है क्रूड ऑयल को, रिफाइनरी प्रोडक्ट को, पेट्रोलियम गैस को, कोयले को और गेहूं को। रूस किन देशों से सबसे ज्यादा सामान बेचता है? चीन को, नीदरलैंड को, बेलारूस को, जर्मनी को और इटली को। अब आप यहां पर देख सकते हैं, इनमें से चीन जो है वो इससे सामान खरीदता रहेगा, बेलारूस इससे सामान खरीदता रहेगा। इसका 18% जो व्यापार है वो प्रभावित हो सकता है, यानी आधा व्यापार इसका प्रभावित हो सकता है। यहां से आपको पता चलना चाहिए। अगर हम यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन का मेजर हिस्सा जो लोहे का था, उसके ऊपर कब्जा किसने कर लिया है? रूस ने कब्जा कर लिया है। ऐसी स्थिति के अंदर कब्जा कर लिया का मतलब स्वतंत्र राष्ट्र बना के अपनी सेना भेज दी है, तो इसका यह एक्सपोर्ट प्रभावित हो जाएगा। एक प्रकार से यह समझिए कि यूक्रेन मक्का, लोहा, गेहूं, वनस्पति तेल और कच्चे लोहे का एक्सपोर्ट करता है। ऐसी स्थिति के अंदर उसकी इन चीजों को प्रभावित समझा जाएगा। अब आप पूछेंगे कि सर भारत क्या कर रहा है? भारत ने वहां पर रह रहे कुछ लोगों के लिए कुछ किया है क्या? बिल्कुल किया है। भारत ने एयर इंडिया की 7 फ्लाइटें यूक्रेन में रह रहे लोगों के लिए भारत लगाने के लिए लगा दी हैं। यानी कि एक प्रकार से लोगों को एयरलिफ्ट कराने के लिए भारत ने अपनी फ्लाइट सेवा शुरू कर दी है। यूक्रेन से भारत आ सकने के लिए 22, 24 और 26 फरवरी को बोरिस्पियल एयरपोर्ट से फ्लाइट भारत आएंगी। 25, 27 और 6 मार्च को कीव से दिल्ली के लिए 4 फ्लाइट उड़ान भरेंगी। यदि आपका कोई निजी जन वहां पर फंसा हुआ है, यहां पर डॉक्टरी करने वहां गया हुआ है, तो आप उसे सलाह दे सकते हैं कि वो www.airindia.in पर अपनी सीट रिजर्व करा ले और वो इनसे लौट करके भारत लगा चला आए, क्योंकि अभी फिलहाल स्थितियां सामान्य वहां पर होती हुई दिखाई नहीं दे रही। अगर आप इंडियन एम्बेसी का नंबर जानना चाहते हैं तो ये इंडियन एम्बेसी का नंबर है। आप इन पर कॉल करके अपने लोगों को, जो लोग इंडियंस वहां पर फंसे हुए हैं, आप उनसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपको ये भारत का वहां पर जो एम्बेसी है वहां पर ये सारी जानकारियां प्राप्त हो जाएंगी। यूक्रेन में रहने वाले परिवार के सदस्यों की जानकारी लेने के लिए आप टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। यह भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया है। हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, फैक्स भेज सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि आप इस बात की गंभीरता इस बात से समझ सकते हैं कि जब वहां पर रह रहे लोगों के लिए भारत सरकार नंबर जारी कर रही है, इसका मतलब स्थिति गंभीर है। इस विषय को आपको समझना होगा। उम्मीद है कि मैंने आप लोगों को इस विषय के सारे पहलू डिस्कस कर दिए हैं, और अगर आपको यह बात समझ में आ गई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा अपने सभी साथियों के साथ शेयर करने का कष्ट करें। तमाम साथियों के साथ इस सेशन को शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और आगे बढ़ते रहें। इस विषय के अंदर हमने आपको जो समझाने का प्रयास किया वो 2 घड़ियों में है। रूस ने आक्रमण कर दिया है यूक्रेन पर, अपनी सेनाएं भेज दी हैं यूक्रेन में, यह पहला पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट, दुनिया ने क्या प्रतिक्रिया दी और भारत की क्या प्रतिक्रिया रही। यह पूरी बात मैंने आपके इस सेशन में कंप्लीट करने का प्रयास किया है। आप देख सकते हैं कि हमने सुबह 5 बजे तक
इस सेशन को अपडेट किया है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इससे ज्यादा अपडेटेड न्यूज अभी नहीं है। यानी कि कल रात से लेकर के आज रात के बीच में जो भी घटनाएं यूक्रेन से संबंधित निकली वो एक ही सेशन में कंप्लीट करने का हमने प्रयास किया है। हालांकि सेशन लंबा हो गया, लेकिन अगर आपने इसे देख लिया तो एक ही बार में सारी चीजें क्लियर हो गई। ठीक है, चलिए साथियों सेशन को आगे बढ़ाते हैं, साथियों को लाइव लाते हैं, सेशन को शेयर करते चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न जो आपके लिए महत्वपूर्ण है उसे जानिए। स्विस बैंक जो कि अक्सर जानी जाती हैं लोगों के राज रखने के लिए। राज से मतलब है कि ऐसी स्थितियां जिसके पास बहुत सारा पैसा हो तो कहते हैं कि इसने अपना पैसा स्विस बैंक के खातों में छुपा रखा होगा। सोचिए, जब भारत सरकार जो आज की वर्तमान सरकार मोदी सरकार है, जब 2014 में चुनाव जीत के आई थी तो कहा था कि इतना काला धन स्विस बैंक के अकाउंट में छुपा हुआ है कि अगर वो धन वापस लौट आए तो शायद प्रत्येक भारतवासी के अकाउंट में 15-15 लाख, जो कि जुमला था, मुझे याद नहीं है कितना अमाउंट है, वो लिख के मुझे बता दें आप, उतना पैसा लौट करके आपके अकाउंट में आ जाएगा। उसी स्विस बैंक के बारे में आज चर्चा कर रहे हैं। हम में से बहुत सारे लोगों ने तमाम समय पर बाबा रामदेव से, भारत सरकार से ये जानने का प्रयास किया कि बताइए कितना काला धन रखा है स्विस बैंक के अकाउंट में। सरकार 7 साल से है, लेकिन हमें अभी तक ये नहीं पता चला कि किसका पैसा कितना स्विस बैंक के अकाउंट में है साथियों। लेकिन एक साहब न्यूज पत्रकार था, या एक समझिए कि एक समाचार समूह था, उसने ये खाका खोल दिया है। खाका क्या खोल दिया है? उसने बकायदा स्विट्जरलैंड की दूसरी सबसे बड़ी बैंक जिसका नाम है क्रेडिट स्विस करके जिसका नाम है, उसके खाते लीक कर दिए हैं और बता दिया है कि किस बच्चे का, किस व्यक्ति का कितना धन स्विस अकाउंट में रखा हुआ है ना इंटरेस्टिंग बात। क्या है ये स्विस बैंक की कहानी, आइए अब आपको बताते हैं, क्योंकि स्विस बैंक आपके लिए बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा रहा है। काला धन भारत के लिए बहुत बड़ा बवाल रहा है। ऐसी स्थिति में आपकी आंखें खुली रहेंगी ये जानने के लिए कि ओ माय गॉड किसका नाम इसमें निकल के आएगा। अब तो जानने की बात होगी। चलिए जानते हैं साथियों, बताते हैं साथियों कौन सा बैंक स्विट्जरलैंड का दूसरा सबसे बड़ा बैंक है। तो नाम है इसका क्रेडिट स्विस, जिसके बारे में सारी जानकारी निकल करके आ रही है। इसका नंबर 1 बैंक कौन सा है? इसका नाम है यूबीएस ग्रुप एजी बैंक। अब आप पूछेंगे सर एक बात बताओ, इन बैंकों में, अच्छा पहले मुझे यह बताओ सर स्विस बैंक फेमस क्यों होती है। मैं आपको एक तथ्यात्मक जानकारी देता हूं, फिर मैं आपको लेकर के यहां पर लौटूंगा। साथियों अगर हम बात करें कि स्विस बैंक दुनिया भर में फेमस क्यों है, इसके बारे में बहुत तगड़ा कारण है। देखिए, आप और हम अपनी बैंक में पैसा रखते हैं, हर एक जानकारी सबको प्राप्त हो जाती है कि साहब इसके अकाउंट में इतना पैसा है। सरकार जिसका चाहे अकाउंट चेक कर सकती है। सोचो अगर कोई देश का राष्ट्र अध्यक्ष पहले ही यह सोच ले कि मैं किसी को यह नहीं बताऊंगा कि किसके अकाउंट में कितना पैसा है, तो यार इससे बढ़िया तिजोरी क्या हो सकती है। मैं आपसे यह कहता हूं, भारत सरकार अगर यह कह दे कि बच्चों बैंक मतलब लोगों बैंक में पैसा जमा कराओ, जिसके पास जितना पैसा है करा दो जमा, हम किसी को यह नहीं बताएंगे कि किसके अकाउंट में कितना पैसा है, और हम उसकी उस डिटेल के आधार पर किसी के घर पर रेड भी नहीं मारेंगे। हम खुद भी चेक नहीं करेंगे कि उसने अकाउंट में क्या भर रखा है। डालो, बस बैंक में पैसा डाल दो। अब आप पूछेंगे सर बैंक में पैसा डालने से होता क्या है? बैंक में पैसा डालने से भैया, बैंक जो दुनिया को लोन बांटती हैं वो असल में लोन अपने अकाउंट में डले हुए पैसे से ही तो बांटती हैं। सोचिए जरा एक बार के लिए, अगर आज हमारी एसबीआई या हमारी जो कमर्शियल बैंक हैं उनको यह आजादी दे दी जाए कि आपके अकाउंट में जो भी पैसा डाला जाएगा वो किसी को नहीं बताया जाएगा, और तो और सरकार को भी नहीं बताया जाएगा। सोचिए कोई आदमी अपने घर में बोरों में छुपा के पैसा क्यों रखेगा? फिर तो बैंक में ही रखेगा। आयकर विभाग को भी मत बताओ। फिर आप पूछेंगे इससे क्या फायदा? इससे फायदा बैंक के पास अथाह पैसा हो गया, फिर भारत सरकार उस पैसे को लोन लेकर के देश के अंदर विकास कार्य करा ले, या फिर सरकार लोन लेकर दुनिया में बांटे। भाई जिसका काला धन है वो तो अंदर है और उससे देश का काम चल रहा है। स्विट्जरलैंड वालों को यह बात बहुत पहले समझ में आ गई। 18वीं सदी की बात है कि वहां के जो उस समय के वो हुआ करते थे राष्ट्र अध्यक्ष,
उस समय 1773 के अंदर स्विस गवर्नमेंट ने एक फैसला लेने का निर्णय लिया कि हम ऐसी सुविधा दुनिया को देंगे कि आप हमारे अकाउंट में पैसा रखो, हम किसी को जानकारी नहीं देंगे, और जानकारी छोड़ो, सरकार भी जानकारी उसके बारे में इकट्ठा नहीं करेगी। भाई साहब, ऐसा करके बकायदा 1934 के अंदर स्विट्जरलैंड वालों ने अपने लिए एक एक्ट पारित किया जिसका नाम था फेडरल एक्ट ऑन बैंक एंड सेविंग बैंक। इसको बैंकिंग लॉ ऑफ 1934 के नाम से जानते हैं या स्विस बैंकिंग एक्ट के नाम से जानते हैं। इस लॉ के अंदर आर्टिकल 47 जो है वो ये कहता है कि ये क्राइम होगा अगर किसी भी व्यक्ति ने किसी भी कस्टमर की कोई भी जानकारी पब्लिक डोमेन में निकाल दी। आप सोच के देखिए, आप बैंक के कर्मचारी हैं और अगर आपने अपनी जानकारी, अगर बैंक के अकाउंट में कितना पैसा रखा है, यह जानकारी किसी को भी दे दी तो सरकारी नियमों के अनुसार वो एक बहुत बड़ा क्राइम है। मतलब आप सोचकर देख सकते हैं कि क्या बात हो रही है। इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट, मतलब आप ये सोच सकते हैं मेड इट क्राइम टू रिवील डिटेल ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि ये गुनाह है अगर किसी कस्टमर की इंफॉर्मेशन बाहर आ गई, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट विदाउट देयर कंसेंट। आप इस तरह से सोच सकते हैं कि आप सरकार में होते हुए भी इंफॉर्मेशन रिवील नहीं कर सकते अनटिल अनलेस सरकार के पास उस व्यक्ति की कोई क्रिमिनल इंफॉर्मेशन ना जाए कि यह अपराधी है, इसने अपना धन छुपा कर रखा हुआ है, तो सरकार बैंक को बोल करके जानकारी बाहर निकाल सकती है। आ गई बात समझ में? कितना सख्त कानून है, इससे अंदाजा आप लगा लीजिए। आप इससे यह समझ जाइए कि यह इतनी बड़ी चीज है कि यह दुनिया भर के जितने भी रिश्वतखोर, भ्रष्टाचारी, जितने भी प्रकार के लोग हैं, उन सब के लिए स्वर्ग हुआ। अब इस स्वर्ग में सेंध मार दी एक जर्मनी के अखबार ने। जर्मनी के एक अखबार ने इस स्वर्ग में सेंध मार करके इसकी जानकारी निकाल ली साहब। जानकारी क्या निकाल ली साहब? इसने 18,000 बैंक अकाउंट जिनके अंदर जो पैसा रखा है वो है $100 बिलियन, उसकी इंफॉर्मेशन बाहर निकाल ली साहब। न्यूज तो बड़ी हो गई ना यार। आप अंदाजा लगाइए, एक अखबार जिसका नाम है, अब ये देखिए जर्मन भाषा में लिखा हुआ है, जिसको जर्मन आती हो वो पढ़ ले। अपन लोग इसको प्रोनाउंसिएट करके कुछ भी निकालें, आपको तो केवल यही समझना है जी कि जर्मन अखबार है। इसने क्या किया, 18,000 बैंक खातों का इस क्रेडिट स्विस बैंक नाम की जो बैंक है इसमें से डेटा निकाल लिया और यह पता लगा लिया कि इसमें $100 बिलियन रखा हुआ है। आप सबकी धड़कनें चढ़ी हुई हैं। आप लोगों को लग रहा है कि अब भारत वालों का नंबर आएगा, अब पता चलेगा किसका नाम आया इसके अंदर। मजा आ रहा होगा, सांसें थाम के बैठो, तभी तो क्लाइमैक्स तक पहुंचने में मजा आएगा। तो भाई साहब, इन्होंने बकायदा डेटा निकाला और कहा कि यह अकाउंट यहां पर 1940 से लेकर के 2010 के बीच में खोले गए थे अभी, लेकिन ये अकाउंट यहां पर ऑपरेशनल नहीं है। ऑपरेशनल नहीं है इसका मतलब यह हुआ कि अगर 1940 से लेकर के 2010 के बीच में यहां अकाउंट खुले थे, उनकी जानकारी भी बाहर आ जाए तो पुरानी सरकारों के बारे में जानकारी तो पता चल ही जाएगी। लेकिन यह अकाउंट अभी चालू नहीं है, पुराने डेटा निकल के आए जिसमें $100 बिलियन डला हुआ है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। आप पूछेंगे ये जानकारी कैसे निकालें? एक विद्यार्थी कह रहे हैं हमें धक धक हो रही है, माधुरी दीक्षित बने बैठे हैं बच्चे हैं। अब आइए, अब इस क्रेडिट स्विस नामक बैंक के अंदर 163 जर्नलिस्ट लगे। एक बच्चे से जल्दी बता, अब तो नहीं बताएंगे, बिल्कुल नहीं, माहौल बनाएंगे पहले। 163 जर्नलिस्ट इसके अंदर लगे, 46 मीडिया आउटलेट्स इसके अंदर लगे, 36 देश इसके अंदर ढूंढने के लिए लगे, तब जाकर के यह जानकारी जुटाई गई। साथियों, इन्वेस्टिगेशन कंसोर्टियम ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्ट प्रोजेक्ट के अनुसार इस डेटा को लीक वो किया गया जर्मन अखबार के अंदर और इस जानकारी को दुनिया के सामने लाया गया। अब आप जानकारी जानना चाहेंगे, रहो और परेशान। हाँ साहब, अब आपके सामने जानकारी निकालते हैं, एक एक करके सुनते चलिए। वो बात दूसरी है कि आप बाद में जो है ना मुझे भला बुरा कहेंगे, लेकिन सुनते चलिए। सब पहली जानकारी ये निकल के आई कि यहां पर जो सबसे ज्यादा धन था वो इजिप्ट का रखा हुआ था। इजिप्ट का लगभग 2000 से ज्यादा अकाउंट यहां पर थे इजिप्ट के द्वारा, यानी मिस्र के 2000 से ज्यादा अकाउंट थे। वेनेजुएला, आप इन सभी देशों को देखें, या तो यहां तानाशाही रही है या यहां पर साम्यवादी सरकारें रही हैं। मतलब एक बात क्लियर रखिएगा, जितने भी देशों के मैं नाम लेने जा रहा हूं, आप इनके बारे में कोई ना कोई बात जरूर जानते हैं, है ना।
होस्नी मुबारक जानते हैं या फिर वेनेजुएला की आप वो स्थिति जानते हैं जिस समय की पूरी तरह से यानी कि रुपये मतलब नोटबंदी यहां पर भी हुई थी, बुरी तरह से कनकर मतलब फेल हो चुका देश है जिसमें तेल बहुत है लेकिन काम का नहीं है। यूक्रेन जो कि इस समय कठपुतली बना घूम रहा है, इसके 1000 से ज्यादा अकाउंट है यहां पे। थाईलैंड जहां पर राजशाही के खिलाफ एनी टाइम बवाल चलता रहता है, ऐसे लोगों के खिलाफ यहां पर जानकारी निकल करके आई, इतने सारे बड़े अकाउंट यहां पर निकल करके आए। जो इजिप्ट के पहले प्रेसिडेंट थे जिनका नाम था होस्नी मुबारक, उनके बच्चे और उनके पास में 196 मिलियन डॉलर की संपत्ति 2003 में यहां पर रखी गई थी। आप सोचकर देख सकते हैं कितना धन यहां पर रखा गया था। 196 मिलियन डॉलर की संपत्ति यहां पर रखी गई थी, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। ऐसे ही किंग अब्दुल्ला जो जॉर्डन के हैं, जो इजराइल का पड़ोसी है, उसके द्वारा 224 मिलियन डॉलर की संपत्ति यहां पर रखी गई थी। इसके साथ साथ अगर हम और आगे बढ़ते जाते हैं तो आपको जिम्बाब्वे जो पूरी तरह बर्बाद देश है, उनका एक तानाशाह हुआ करता था रॉबर्ट मुगाबे, उसके यहां पर बहुत सारे धन का मतलब जानकारी पता चला है। पाकिस्तान पीछे कैसे रह सकता है? पाकिस्तान के जो आईएसआई चीफ थे यानी कि जो स्पाई चीफ थे, उनके जनरल खान जो हुआ करते थे, उनके अकाउंट में 3.7 मिलियन डॉलर का यहां पर अंदाजा लगा है। आपकी सांसें धीरे धीरे उतरती जा रही हैं। बस नुकसान आपको इस बात का हुआ कि यहां पर किसी इंडियन की खबर बाहर नहीं आई। कुछ मत कहना मुझसे नहीं, जर्मनी न्यूज़पेपर वालों से कहो, मैंने तो खूब ढूंढ लिया, मुझे कोई इंडियन की खबर नहीं मिली है। क्रेडिट स्विस के बारे में जानकारी मिली, 2010 तक के आंकड़े मिल गए। आप कहते पहले ही पता चल जाता तो फिर 15 लाख की उम्मीद क्यों लगा के रखते कि अकाउंट में 15 लाख हमारे आएगा। भाई अपने वाले समझदार हैं, वो किसी और अकाउंट में रखे हुए हैं। अब आप पूछेंगे क्या स्विट्जरलैंड में इकलौती ऐसी बैंक है क्या? नहीं नहीं नहीं, क्रेडिट स्विस ही एक बैंक नहीं है, इससे बड़ी बैंक भी यूएसबी बैंक है जो नंबर 1 है। ये नंबर 2 बैंक है यहाँ की। इसकी संपत्ति ट्रिलियंस में है। अगर हम इसके अंदर कुल खाता जो पैसा रख करके क्रेडिट स्विस बैंक बैठी है, वो भारत की जीडीपी का 3 गुना पैसा इस बैंक के पास है। लगभग 10 ट्रिलियन डॉलर का पैसा स्विट्जरलैंड की इस बैंक के पास है। ये बैंक आपने कुछ दिनों पहले भी सुनी है, अगर आपको याद हो, ये वही बैंक है जिसका जिक्र हमने स्पाइस जेट के साथ किया था। अगर आपने मेरी एक न्यूज़ देखी हो, मैंने कहा था कि क्या स्पाइस जेट एयरलाइन बंद हो जाएगी, उसमें क्रेडिट स्विस से लिया गया पैसा ही था जो ये चुका नहीं पा रहे थे, जिसके चलते उन्होंने स्पाइस जेट को बंद कराने के लिए सरकार को निवेदन कर दिया था। ये वही वाली बैंक है, ठीक है। अभी और भी बैंकें हैं, उम्मीदें रखिए, क्या पता किसी और बैंक में पैसा रखा हुआ हो या फिर पता चले नेताजी के घर में ही पैसा दबा हुआ हो, है। तो ये सारी की सारी जानकारियां साहब निकल करके आई। अब आपके मन में तो ये आएगा, अल्लाह भाई साहब न्यूज़ तो बड़ी थी लेकिन हमारे काम की नहीं निकली, तो तभी तो हमने इंटरनेशनल में रखी, नहीं तो नेशनल में नहीं रखते गए इसको, है। तो उम्मीद है कि आपका ये समझ में आ गया होगा। जॉर्डन के किंग हो गए, डिप्टी पीएम, ये इराक के प्रधानमंत्री, अल्जीरिया के एक्स प्रेसिडेंट, आर्मीनिया की जो भी विवादित जगह हैं, उन सब के बड़े बड़े लोग जो हैं उनके पास में साहब बड़ा बड़ा खजाना यहां पर निकला है। अब आप पूछेंगे क्रेडिट स्विस ने क्या कहा कि उनकी डेटा लीक हो गई, कुछ कहा कि नहीं किया? तो साहब ऐसी स्थिति में क्रेडिट स्विस ने कहा है ऐसा हमारे साथ कुछ नहीं हुआ, ये सब फर्जी बातें हैं, ये लोग झूठ बोल रहे हैं, हमारे साथ में ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये केवल माहौलबाजी के लिए कही गई बातें हैं, हम तो एकदम स्वच्छ हैं और सात्विक हैं। ये क्रेडिट स्विस का कहना है। उम्मीद है कि साहब आप लोग इस जानकारी से सहमत होंगे जो हमने आपको यहां पर दी है, ठीक है ना। अब आप पूछना चाहेंगे कि सर भारत सरकार को भी तो स्विट्जरलैंड सरकार ने कोई जानकारी दी होगी। हाँ, भारत ने अपने द्वारा क्रिमिनल्स की लिस्ट बना करके दी काले धन की जानकारी के लिए। तो उन्होंने कहा कि आप लोगों के यहां पर 4000 करोड़ रुपए जमा है, 4000 करोड़ कस्टमर डिपॉजिट है, 3100 करोड़ दूसरे बैंकों के जरिए जमा कराया गया है, 16.5 करोड़ रुपए ट्रस्ट के जरिए जमा कराया गया है, 13,500 करोड़ रुपए जो है बॉन्ड, सिक्योरिटी और अन्य के माध्यम से यहां पर जमा कराया गया है। ऐसा 2020 तक की रिपोर्टिंग के अनुसार पता चला है। यह भारत का डेटा है लेकिन स्विस बैंक का डेटा नहीं है। मतलब स्विस बैंक से मतलब क्रेडिट स्विस नाम से जो बैंक है उसका डेटा ये नहीं है। तो हताश, निराश, परेशान ना हो। 20,000 करोड़ तो साहब हमारे यहां पर छोटी मोटी कंपनियां लेके भाग जाती हैं। अभी वो कौन सी शिपयार्ड कंपनी थी कि गुजरात वाली है, जिसके बारे में आपने पढ़ा था कि भारत की बैंकों का सबसे बड़ा घोटाला, माल्या, नीरव मोदी सबसे ऊपर निकल गया, वो अकेला लेके भाग लिया। तो ये कोई बड़ी रकम नहीं, फीलिंग ही नहीं आई इसको सुनने के बाद में। ऐसा लग रहा है 20,700 करोड़ रुपए का क्या ही मतलब है यार, ठीक ही है, मतलब फील नहीं आ रही। सर थोड़ी बढ़िया रकम बताइए, है। तो मतलब यही है साहब। तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ रही हो। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों।
एक विद्यार्थी पूछो, देखो साहब ये सबसे बड़ी बात है। एक का हमको मजा आ गया, और मजा ये है, एक बच्चा पूछ रहा है सर इस बैंक में इंटरेस्ट रेट कितना मिलता है? कहां से पाते हो, मतलब इतना दिमाग है? चोरी के धन पर जो है वो आप ब्याज भी पाते हैं। वाह भाई वाह, धन ये है भारतीय जागरूक नागरिक, जिसे भाई साहब मूल से नहीं ब्याज से मतलब है। बहुत सही कन्वेंशनल आदमी हो यार, बहुत सही है, बहुत सही है। एजीबी शिपयार्ड करके है ना, एवीजी शिपयार्ड जो है, ठीक है। चाहिए तो उम्मीद है कि आप लोगों को एक विद्यार्थी का 15 लाख का सपना टूट गया है। अपने घर वालों को और दिखाइएगा कि ये लीजिए सपना तोड़े आपका, ये तोड़ा देखिए। चलिए तो उम्मीद है कि आपको जानकारी मिल गई हो। हाँ भाई, जानकारी से याद आया, अगर आपको ये कंटेंट जो हम यहाँ दिखाते हैं, पढ़ाते हैं, अगर ये चाहिए तो आप हमारे नाम से टेलीग्राम चैनल है अंकित अवस्थी सर के नाम से, उस पर पा सकते हैं। और जीके बाई अंकित अवस्थी सर के नाम से भी है, उस पर भी ये क्लास पूरी होने के बाद कंटेंट आपको मिल जाएगा। और हाँ, एक और चीज आज से हम करने जा रहे हैं, अनअकैडमी पर जो हमारा एप्लीकेशन है उसके अंदर कम्युनिटी नाम से एक ऑप्शन होता है। अब आपको पीडीएफ वहां पर भी मिल जाया करेगी, है ना। तो जो भी व्यक्ति अनअकैडमी का एप्लीकेशन मोबाइल में डाउनलोड करके रखा है, हम उस पर भी पीडीएफ डाउनलोड कर दिया करेंगे। बालक याद दिला देना भाई हमको, है। चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ, ठीक है। हाँ सर, सर आपका कितना? बेटा हमारा होता ना तो यहाँ सुबह गला ना फाड़ रहे होते, फड़ 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 पैसा गिन रहे होते कि अरे हटाओ यार। चलो आओ, अब हम इधर की तरफ चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ। ये भाई साहब भारत के गौरव का प्रश्न है, भारत की आन बान शान का प्रश्न। पर आज न्यूज पता नहीं काहे इतनी बढ़िया बढ़िया आ गई हैं। हालांकि हमको लग रहा था कि यूक्रेन संकट के बाद शायद ही कोई न्यूज आएगी, लेकिन न्यूज बढ़िया बढ़िया है आज हमारे पास में। क्या है न्यूज साहब? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, यार वो सेशन शेयर वेयर करने का ऑप्शन होता है, कर दिया करो, कंजूसी मत किया करो। सेशन शेयर कर दो, बोलना नहीं पड़ना चाहिए। वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट बॉक्स के अंदर जब क्लास खत्म हो जाए थोड़ा बहुत अपनी तरफ से भी शब्द लिख दिया करो, 2-4 कि हाँ साहब समझ आया कि नहीं आया, या फिर जो भी अपना सलाह है वो दे दिया करो। है ये काम बोलने के नहीं होते हैं। सुनिए साहब आगे, राष्ट्रपति फ्लीट समीक्षा क्या है? गजब की न्यूज है सर, भारत की सिक्योरिटी से जुड़ी हुई खबर है। खबर यह है कि भारत अपनी आजादी की 75वीं सालगिरह मनाने जा रहा है, और ऐसी स्थिति पर हमारी नौसेना ईस्टर्न कमांड के नेतृत्व में विशाखापट्टनम के अंदर 3 दिवसीय एक कार्यक्रम कर रही है। और वो कार्यक्रम क्या है? कार्यक्रम है कि हमारी सेना जो है वो राष्ट्रपति के सामने बकायदा ये बता रही है कि साहब, प्रेसिडेंट साहब, हमारी तैयारियां कैसी हैं। यानी कि प्रेसिडेंशियल फ्लीट बना करके दिखाई जा रही है। भारतीय नौसेना अपने सारे जंगी जहाज प्रदर्शनी में लगा रही है। आप पूछेंगे सारे के सारे? नहीं 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 नहीं, हमारे पास जितने भी जहाज हैं उन सबके सैंपल जो नौसेना के पास हैं। आप ऐसे समझिए, आप में से किसी ने कभी विचार किया, आप गणतंत्र दिवस की परेड देखते हैं, पहले इसको इस तरह से समझिए, आप गणतंत्र दिवस की परेड देखते हैं, गणतंत्र दिवस पर रोड पर चलते हुए भारतीय थल सेना के जहाज चले आते हैं, भारतीय थल सेना के जो लड़ाकू विमान है वो चले हुए आते हैं, अर्जुन टैंक आ गया, ब्रह्मोस आ गई, ये सब सड़क के माध्यम से चलते हुए आते हैं। अच्छा, इस बार राफेल भी ऊपर से उड़ा करके निकल गया, यानी कि गणतंत्र दिवस परेड में यह सब तो होता है। नौसेना के भारतीय जवान क्या करते हैं? वो परेड तो शामिल होते हैं, लेकिन कभी अपनी ताकत दिखा पाए क्या राष्ट्रपति को? गणतंत्र दिवस पर असल में भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना, ये सब मिलकर के अपनी वो दिखाते क्षमताएं क्या हैं। हमारी देश को पता होना चाहिए कि हमारे पास कितना वेपन है, और विशेष रूप से देश के प्रथम नागरिक जो कि राष्ट्रपति है उसको पता होना चाहिए। हालांकि पता तो सबको है, लेकिन उनके माध्यम से देश को पता होना चाहिए कि हमारे पास कितनी क्षमताएं हैं, है ना भाई, गर्व की बात है। लेकिन भारतीय नौसेना आपको गणतंत्र दिवस की परेड पर यह सब दिखा नहीं पाती, और आपके अंदर नौसेना को लेकर के कोई जिज्ञासा नहीं बचती। आपको लगता है कि ये केवल परेड करने आते हैं, बाकी समय पानी में रहते हैं। आज आइए आपको दर्शन कराते हैं, क्योंकि नौसेना ने यह कारनामा किया है कि राष्ट्रपति को बिठा करके आईएनएस सुमित्रा पर घुमाया है कि आइए सर देखिए, हमारे पास केवल ईस्टर्न कमांड के पास 60 तो जंगी जहाज हैं, सबमरीन खड़ी की हैं, 55 एयरक्राफ्ट खड़े हैं, और उन सब का जायजा लीजिए। वो सब लाइन से खड़े हुए हैं, और आप उनका 3 दिन तक मुआयना करिए कि भारत की नेवल शक्ति कितनी है। तो मेरे प्यारे साथियों,
राष्ट्रपति के द्वारा गणतंत्र दिवस की परेड के बाद अगर कोई दूसरा सबसे बड़ा भारतीय सेना का मतलब वो दिखाने की ताकत दिखाने का अगर कोई फंक्शन होता है तो वो प्रेसिडेंशियल फ्लीट होती है। ये प्रेसिडेंशियल फ्लीट हालांकि हर बार जो है वो नहीं होती, हर साल नहीं होती, लेकिन जब जब राष्ट्रपति आते हैं, नए राष्ट्रपति आते हैं, तब ये फ्लीट आयोजित की जाती है। इनसे पहले प्रणब मुखर्जी के टाइम पर एक फ्लीट हुई थी, अब रामनाथ कोविंद जी के टाइम पर हो रही है। 2016 में एक फ्लीट हुई थी, अब ये यहां हो रही है। सर कहां होती है ये कारनामा, कहां होता है? समुद्र के अंदर ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन बंगाल की खाड़ी में जो विशाखापट्टनम वाला हमारा जो ईस्टर्न कमांड है वो इस बार इस फ्लीट का नेतृत्व कर रहा है। आप पूछेंगे भारतीय नौसेना के पास कितने कमांड है? बड़ा, भारतीय नौसेना के पास 3 कमांड है। ईस्टर्न कमांड जिसका मुख्यालय विशाखापट्टनम है, वेस्टर्न कमांड जिसका मुख्यालय मुंबई है, और सदर्न कमांड जिसका मुख्यालय कोची है। तो हमारी जो ईस्टर्न कमांड है, ईस्टर्न नेवल कमांड, उसका जो विशाखापट्टनम वाला मुख्यालय है ये इस कार्यक्रम को लीड कर रहा है। और यहां पर भारतीय सेना जो है वो अपने, भारतीय नौसेना जब हम आजादी के 75 साल पूरे करने जा रहे हैं तो इस अवसर पर भारतीय नौसेना दिखा रही है कि हमारे पास क्या क्या है। 50 विमान यहां पर फ्लाई पास्ट में शामिल हुए, 63 जहाज और पनडुब्बियां यहां पर शामिल हुई। इस प्रकार से यहां पर हेलीकॉप्टर्स, एडवांस तेज ट्रेनर हॉक्स, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, चेतक, ALH, सी किंग, कामोव एयरक्राफ्ट आदि सब यहां पर राष्ट्रपति के सामने प्रदर्शित किए गए। हिंदुस्तान टाइम्स और ANI के हवाले से हम आपको यह वीडियो दिखा रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, यहां पर आप रामनाथ कोविंद जी को एक जहाज पर, मैं साइड में खड़ा हो जाता हूं ताकि आप लोग पढ़ते रहें। यहां पर रामनाथ कोविंद जी को आप एक जहाज पर बैठ करके जाते हुए देख रहे हैं। मैं फिर से दिखाता हूं एक बार के लिए, फिर से देखिए। यह जो जहाज आपको जाता हुआ दिख रहा है इसका नाम INS सुमित्रा है। साथियों, राष्ट्रपति जिस जहाज पर बैठते हैं ना, इस जहाज को प्रेसिडेंशियल याच कहते हैं। यह याच समुद्र में जाकर के हमारे सारे बेड़ों को देखकर आएगा। इस याच की खासियत बताता हूं साथियों। इस याच के ऊपर अशोक चिन्ह लग रहा होता है और मास्ट पर प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड लग रहा होता है। यहां पर मराइन कमांडो पानी में इस प्रकार से पैराशूट के माध्यम से जंप करते हुए दिख रहे हैं। आप यहां पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से आपके सामने राष्ट्रपति जा रहे हैं और हर जो हमारा लड़ाकू जंगी जहाज है या सबमरीन है वो राष्ट्रपति के सामने इस मुद्रा में खड़ी हैं। आप देख सकते हैं ये राष्ट्रपति का जहाज जो जा रहा है इसे प्रेसिडेंशियल याच कहा जाता है। और ये सब जगह जो खड़े हुए हमारे जहाज हैं, जो आसपास के एरिया में खड़े हुए हैं, उनका बकायदा मुआयना कर रहा है। यह विशाखापट्टनम पर हो रहा है। हर जहाज के सामने जब राष्ट्रपति उपस्थित होते हैं तो वो हर जहाज से सलामी लेते हुए निकलते हैं। एक प्रकार से यह समझिए कि जो गणतंत्र दिवस पर कार्य होता है वैसा ही कार्य मेरे प्यारे साथियों पानी में प्रेसिडेंशियल परेड के रूप में हो रहा है। यानी कि यहां पर भारतीय नौसेना अपना साहस, शौर्य और सरकार के देशवासियों के सामने दिखाने का ये मतलब प्रयास कर रही है कि हम कितने दृढ़ता के साथ आपकी सुरक्षा के लिए खड़े हुए हैं। चूंकि यह 12वां है, 12वां यानी कि 12th नंबर प्रेसिडेंशियल फ्लीट है। इससे सबसे पहले प्रेसिडेंशियल फ्लीट कब हुआ ये आप जानना चाहेंगे तो 1953 के अंदर सबसे पहली बार प्रेसिडेंशियल फ्लीट हुआ था। इससे लेटेस्ट कब हुआ तो मेरे प्यारे साथियों 2016 के अंदर हुआ, जब प्रणब मुखर्जी के द्वारा लिया गया था, मुआयना किया गया था। फिर आप पूछेंगे विशाखापट्टनम में यह कौन सा है, तो बेटा विशाखापट्टनम में यह सेकंड प्रेसिडेंशियल फ्लीट है। इससे पहले जब अब्दुल कलाम साहब थे तब उन्होंने विशाखापट्टनम में इसी प्रकार का प्रेसिडेंशियल फ्लीट किया था। यानी कि कुल मिलाकर के आपको समझना यह चाहिए कि राष्ट्रपति अपने कार्यकाल में इस प्रकार का एक फ्लीट देखना जरूर चाहते हैं, नौसेना की तैयारी देखना जरूर चाहते हैं। आप पूछेंगे राष्ट्रपति ही क्यों? राष्ट्रपति इसलिए साथियों क्योंकि भारतीय राष्ट्रपति जो होते हैं ये तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। भारत की तीनों सेनाएं, थल सेना, नभ सेना और जो हमारी आर्मी जो है उनके जो है वो आर्मी, नेवी और वायुसेना तीनों के जो है हमारे सुप्रीम कमांडर होते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि भारत के अंदर किस प्रकार से हमारी तैयारियों को, राष्ट्र को प्रेसिडेंट के माध्यम से दिखाया गया है, समझाया गया है कि हम लोग कितने सशक्त हैं, भारत नौसेना की शक्तियों में कितना आगे है। उम्मीद है कि ये सभी जानकारियां आप लोगों के लिए फायदेमंद होंगी, आपके अंदर विश्वास और देश के प्रति जज्बा भरने में कामयाब होंगी। उम्मीद है कि ये सारी जानकारियां आप लोग देख करके आप देख सकते हैं 2006 में प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम साहब के द्वारा विशाखापट्टनम में इसी प्रकार की एक फ्लीट का मुआयना किया गया था। आप यहां पर देख सकते हैं। क्लियर है? चलिए साथियों, उम्मीद है आपको यह जानकारी समझ में आ गई होंगी। सारी डेटा जो इंपॉर्टेंट है वो हमने अपने टेलीग्राम अंकित अवस्थी सर पर आप लोगों के लिए शेयर कर दिया है। ठीक है ना? क्लियर?
चलिए अब साथियों इससे आगे, आज खबरें मैं कह ही रहा हूं कि कुछ ज्यादा ही अच्छी हैं और ऐसी अच्छी जानकारियों के साथ में समय हमेशा कम पड़ जाता है, मुझे बचा के रखनी चाहिए थी अगले दिन के लिए, क्योंकि हर दिन अच्छी न्यूज नहीं होती हैं। कई बार तो ऐसी न्यूज हो जाती है कि क्या ही करे आदमी, पर ठीक है, कभी कभार आप भी मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं। अब आपको हमारे सामने एक पत्रकार दिखाई पड़ रही है साहब। पत्रकार का नाम जो है वो इन दिनों ट्रेंड कर रहा है साहब। ट्रेंड क्यों कर रहा है? इन पत्रकार का नाम है राणा अयूब। राणा अयूब नाम से एक महिला पत्रकार है। अमेरिका का एक अखबार है वाशिंगटन पोस्ट, आप नाम तो सुने होंगे। वैसे तो अमेजन का जो मालिक है उन्हीं का अखबार माना जाता है, जेफ बेजोस का। गूगल करना भाई, वाशिंगटन पोस्ट के असली ऑनर जेफ बेजोस हैं, जहां तक मुझे कंफर्म है, मतलब 99% तो श्योर है, फिर भी चेक कर लो। वाशिंगटन पोस्ट की ये मतलब वो है पत्रकार है इंडियन पत्रकार, लिखती राणा अयूब उसके लिए हैं, वाशिंगटन पोस्ट के लिए लिखती हैं, ठीक है साहब। अपने आप को स्वतंत्र पत्रकार बराबर, ठीक है ना। जेफ बेजोस ही मालिक है वाशिंगटन पोस्ट के। वाशिंगटन पोस्ट ने अपने फ्रंट पेज पर एक न्यूज प्रकाशित की है। अब पहले मैं आपको वो न्यूज दिखाता हूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये देखिए साहब, आपको एक अखबार की न्यूज दिखाते हैं, शायद आपको ये दिखाई दे जाए। ये साथियों वाशिंगटन पोस्ट का फ्रंट पेज है। अब फ्रंट पेज पर क्या लिखा हुआ है जरा आप इसको देखिए। ये राणा अयूब हैं, इन्होंने अपने फ्रंट पेज पर वाशिंगटन पोस्ट ने क्या लिखा है, यह आपको समझना चाहिए कि हम लोग कहां रह रहे हैं और दुनिया में क्या हो रहा है। इधर देखिए साथियों, द फ्री प्रेस इज अंडर अटैक इन इंडिया। आप सोचिए, वॉशिंगटन के अखबार में, अमेरिका के अखबार में फ्रंट पेज पर जो लाइन लिखी हुई है वो क्या लिखी हुई है? फ्री प्रेस इज अंडर अटैक इन इंडिया, यानी कि भारत, मतलब जो स्वतंत्र पत्रकारिता है ये भारत में अटैक की जा रही है। नीचे क्या लिखा है? ऑलमोस्ट एवरी डे राणा अयूब फेसेस थ्रेट ऑफ वायलेंस एंड डेथ। शी हैज बीन द टारगेट ऑफ प्रीजुडिस इन्वेस्टिगेशन, ऑनलाइन हरेसमेंट, हर बैंक अकाउंट वाज फ्रोजन ओवर हर चैरिटेबल वर्क, जर्नलिस्ट शुड नॉट फियर परसिक्यूशन एंड स्मीयर कैंपेन। भाई साहब, एक तरह से कहने का मतलब यह है कि राणा अयूब के समर्थन में वाशिंगटन पोस्ट ने फ्रंट पेज छाप दिया। बहुत बढ़िया। जब इन्होंने छापा तो साहब हमारे भी कुछ अखबार हैं, जैसे कि द टेलीग्राफ है। टेलीग्राफ जिनकी न्यूज हम कवर करते हैं अपनी क्लास में, काफी ज्यादा मैं इसको कवर करता हूं। इन्होंने बकायदा अपने फ्रंट पेज पर वाशिंगटन पोस्ट की न्यूज को डाला। इधर देखिए, टेलीग्राफ ने देखा साहब क्या दिया हुआ है, इधर देखिए, इन्होंने बकायदा डाला वॉइस राइज फॉर राणा ओवरसीज। ये वाशिंगटन पोस्ट के बारे में, यूएन के द्वारा इनको, रिपोर्टर को वाशिंगटन पोस्ट के लिए समर्थन किया गया है। टेलीग्राफ ने ये न्यूज छाप दी। अब साहब सवाल बनता है कि बवाल क्या है, थोड़ा अब ये भी बता दो, है कौन राणा अयूब? ऐसी कौन सी पत्रकार आ गई जिसके बारे में कुछ नहीं पता है? ठीक है, आपको सारी बात बताते हैं साथियों। इनके बारे में मैंने पूरा, हमारी टीम ने रात भर बैठ करके सारा खाका खंगाला, तो जानकारी पता चली कि इन्होंने एक किताब लिखी थी, उसका नाम था गुजरात फाइल्स। गुजरात फाइल्स नाम से किताब लिखी थी और उस किताब के अंदर इन्होंने मोदी जी के खिलाफ भी काफी सारी जानकारियां लिखी थी, यानी कि एक प्रकार से मोदी जी के अपोजिशन में जानकारियां लिखी थी, ऐसा हमारी टीम को जानकारी के माध्यम से पता चला। फिर आप पूछेंगे तो क्या इस चीज के लिए भारत सरकार इनको टारगेट कर रही है? जी नहीं। ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, जिसका काम है कि आपके अकाउंट में अगर कहीं विदेश से पैसा आया है तो उसकी जानकारी जुटाई जाएगी। तो चलिए अब आपको मुख्य मुद्दे पर लेकर चलते हैं। यह मैंने आपको एक बात बताई कि किस कारण से यह कहा जा रहा है कि इसलिए इनको टारगेट किया जा रहा है, जबकि अब थोड़ा हम आगे चलते हैं, मुद्दे को शुरू से शुरू करते हुए आगे आते हैं। साथियों, बात इस प्रकार से है कि राणा अयूब के समर्थन में यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, यूनाइटेड नेशंस की कई और संस्थाएं इनके समर्थन में बातें कर रही हैं कि भारत सरकार इनके खिलाफ गलत कर रही है। ऐसा क्या किया भारत सरकार ने? चलिए डिटेल से बताते हैं। साथियों, आप लोग कई बार जब YouTube चलाते हैं तो एडवर्टाइज आता है, उसमें एक एडवर्टाइज आता है एक एनजीओ का, और उस एनजीओ का नाम है कीटो। कीटो नाम से एक एनजीओ है, अगर आपने देखा हो तो उसका एडवर्टाइज आता है। बहुत सारी सेलिब्रिटीज उसका एडवर्टाइज करते हुए पाई जाती हैं।
आपने शायद उसका नाम सुना हो। वो कुछ इस प्रकार से विज्ञापन करता है कीटो कि भाई हम जो है गरीबों की मदद कर रहे हैं। एनजीओ और एनजीओ बोले तो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि असल में अपने आप को यह बताते हैं कि हम केवल जनता के लिए काम करते हैं, उन्हीं को अपने पैसे से सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं, उनको नौकरी देते हैं, उनके लिए रोजगार की व्यवस्था कराते हैं, गरीबों के लिए काम करते हैं। लेकिन आज के जमाने में ये जो एनजीओ शब्द है इसकी व्याख्या बदलती जा रही है। आपको थोड़ा सा यूं समझना होगा कि अगर किसी व्यक्ति का कोई एनजीओ है तो एनजीओ का सही मामले में काम है जन सेवा करना, लेकिन कीटो जैसी जो कंपनियां हैं ये क्या कर रही हैं, ये बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज को अपने विज्ञापन के लिए लेकर आ रही हैं, बड़े बड़े लोगों से विज्ञापन करवाती हैं और कहती हुई पाई जाती हैं कि आप कीटो को डोनेशन दें ताकि ये लोगों की मदद करें। पहला सवाल यहां पर इकट्ठा होता है और वो ये है, सेलिब्रिटीज फ्री में किसी के लिए काम नहीं करती। अनअकैडमी या फिर कोई भी जब किसी सेलिब्रिटी को लेके आता है तो उसको पैसे देता है। ऑब्वियस सी बात है, चाहे फिर वो धोनी हो, चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो, जिसको भी लेकर के हमारी टीम आती है, अब ये सब हमारे स्पॉन्सर्ड हैं, अब इन सबको जो है ना कहीं से कोई ना कोई धन दिया जाता है। तो भाई एक बात बताइए, एनजीओ जिसका काम समाज का उत्थान करना है, ये किसी सेलिब्रिटी को लेके आ रहा है, उसको भी धन दे रहा होगा। भारत सरकार ने इस बात की जांच बिठाई कि साहब एक बात बताओ, इन लोगों को कहीं से कोई विदेशी धन प्राप्त होता है क्या? भाई एनजीओ को, ऑब्वियस ही बात है, आप भी चाहेंगे कि एनजीओ को विदेशी धन मिले ताकि वो लोगों की मदद करें, भाई इन्वेस्टमेंट के रूप में पैसा आए। लेकिन जब वो पैसा भारत के विरोध में उपयोग में होता है, तो आपको याद होगा मैंने आपको कुछ ही दिन पहले एनजीओ के लिए सरकार के द्वारा जो फेमा और फेरा एक्ट के अंदर परिवर्तन किए गए थे, मैंने वो भी आपको पढ़ाए हैं। आप पुराना वीडियो देख लीजिएगा, एनजीओ के ऊपर इसी जगह पर पड़ा हुआ है मेरे चैनल पर। फिर आप पूछेंगे कि सर एक बात बताइए, इन मैडम के साथ दिक्कत क्या हुई? दिक्कत यह हुई कि इन्होंने कीटो से लगभग 2 करोड़ 19 लाख रुपए उगाए किस लिए? कोविड के दौरान लोगों की मदद करने के लिए। कोरोना काल के दौरान 2 करोड़ 19 लाख रुपए की इन्होंने उगाई करी कीटो की मदद से, कि फंड रेज करना जिसे कहते हैं। फंड रेज जो किया 2 करोड़ 19 लाख का, उसका ईडी के हवाले से जो जानकारी निकल करके आई है वो ये है कि इस पैसे में से, यानी कि 2 करोड़ 69 लाख, माफी चाहूंगा, 2 करोड़ 69 लाख राशि थी, इसमें से इन्होंने 72 लाख रुपए तो जो हैं वो अपने अकाउंट में ले लिए। 2 करोड़ 59 लाख, कितना है ये? 69 लाख है ना। 69 लाख में से इन्होंने 72 लाख तो अपने अकाउंट में ले लिए। 37 लाख रुपए जो हैं वो इनकी बहन है जिनका नाम है इफात शेख, उनके अकाउंट में डाल दिए। और 1 करोड़ 60 लाख रुपए जो हैं वो इनके फादर मोहम्मद अयूब वाकिफ के बैंक अकाउंट में डाल दिए। यानी कि ईडी को इतना समझने में पर्याप्त था कि जब आपने ये धन उगाया है से मतलब ये हुआ कि साहब आपने बैंक के अकाउंट में पैसा लिया, कीटो के अकाउंट में पैसा आया, आप उस पैसे को अपनी बहन के अकाउंट में डाल देते हैं और फादर के अकाउंट में डाल देते हैं। तो ये सीधा सीधा केस बनता है कि आपने आम जनता के लिए काम करने के नाम पर जो पैसा उगाया था उस पैसे को अपने इस्तेमाल में ले लिया। इसके चलते ईडी ने, यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने, इनके अकाउंट को फ्रीज कर दिया। यह तो हुआ सरकार का पक्ष। सरकार ने जो कार्य किया वो मैंने आपको बता दिया। उम्मीद है आपको यह बात समझ में आ गई होगी। इन्होंने बताया कि इनके पास जो धन आया उसमें से 80 लाख रुपए विदेशी धन था। 80 लाख रुपए इनके पास आया जो इन्होंने अपने माध्यम से यह जानकारी दे दी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब सवाल यह बनता है कि इन्होंने अपने द्वारा जो चैरिटी करी, उस चैरिटी में ईडी बोलता है कि इनके द्वारा फर्जी बिल लगा करके उन पैसों का विड्रॉल किया गया, यानी एनजीओ के नाम पर पैसा लिया और फर्जी बिल लगा करके उपयोग किया। ठीक है, इस पक्ष को सुनकर के आपके दिमाग में यह बैठता है कि राणा अयूब जो है वो गिल्टी हैं, आप खुद से ही एक जज बन जाते हैं। लेकिन अब राणा अयूब का पक्ष जानिए। राणा अयूब का कहना यह है कि इनके पास में जो पैसा आया वो, मतलब ये सरकार का जो एलिगेशन है इनके ऊपर, ये केवल बेसलेस है और गलत इंटेंशन के साथ इनके ऊपर लगाया गया आरोप है। अब इनका क्या कंसर्न है, अब वो सुन लीजिए। इन्होंने कहा कि जब बैंक अकाउंट की डिटेल्स मांगी गई, राणा अयूब ने कहा कि मुझसे कीटो वालों ने जब बैंक अकाउंट की डिटेल मांगी तो मेरे पास मेरे बैंक अकाउंट की डिटेल तो थी नहीं। बैंक अकाउंट कुड नॉट बी यूज्ड एट दैट टाइम। ऐसी स्थिति में इन्होंने कहा कि पर्सनल अकाउंट जो है इनका
वो तो उपयोग में आ नहीं सकता उस समय पर। तो कीटो ने कहा कि उन्हें फिजिकल कॉपी चाहिए। अब ध्यान से सुनिएगा, ये कहां रहती हैं? अमेरिका में। अमेरिका में है तो अमेरिका में इनके अकाउंट का इन्होंने फोटोकॉपी भेजा होगा, कीटो वालों ने मना कर दिया। ऐसी स्थिति में इन्होंने कहा कि मैंने मेरी बहन का और फादर का फिजिकल कॉपी, फिजिकल कॉपी का मतलब होता है हार्ड कॉपी में पैन कार्ड जो बना हुआ आता है ना, वो बोले पैन कार्ड मैंने फिजिकल कॉपी में तुरंत भिजवा दिया। किसका भिजवा दिया? अपनी बहन का और अपने फादर का। जब ये दोनों चीजें हमने वहां भिजवा दी तो उन दोनों के नाम पर ये पैसा वहां पर शो हो रहा है, जबकि वास्तविकता में यह पैसा कोविड रिलीफ के लिए खर्च किया गया था। देखिए सर, अब आप चाहे जो किए हो, इन्होंने कहा कि मैंने जो पैसा लिया उसमें से 1,14,00,000 रुपए मैंने रिलीफ कार्यों पर खर्च कर दिया। प्रधानमंत्री केयर फंड में 74 लाख रुपए मैंने डाला और सीएम केयर फंड के अंदर भी पैसा डाला, यानी सीएम केयर फंड और पीएम केयर फंड दोनों में इन्होंने धन डाला और 1 करोड़ रुपए इनकम टैक्स विभाग को इन्होंने टैक्स के रूप में पे कर दिया। यह इनका स्टैंड है। अब आप सवाल पूछेंगे कि साहब एक बात बताओ, दोनों की बातें सुनकर के ऐसा लग रहा है कि इन्होंने पीएम केयर और सीएम केयर फंड में पैसा डाल दिया, इनकम टैक्स इन्होंने दे दिया, अपने अकाउंट से जो भी था उसकी सारी डिटेल्स इन्होंने दे दी, तो फिर किस बात के ऊपर इनके अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है? फ्रीज का मतलब कि ये अपने अकाउंट से अब पैसे नहीं निकाल सकते, ऐसा क्या हुआ है? तो साहब कहानी आपको समझ में आ गई होगी। कहानी सिंपल सी ये है कि यहां पर राणा अयूब इस बारे में आरोपी पाई जा रही हैं, यानी कि कई लोग जो इन्हें ट्रोल करते हैं वो इसलिए करते हैं क्योंकि ये हिंदू विरोधी आर्टिकल्स लिखती हैं, ऐसा इनका कहना है। साथ में हिंदू विरोधी या फिर जो देश के अंदर ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो भारत के अंदर, जिनको हम मतलब देश के अंदर अस्थिरता फैलाने वाली घटनाएं करती हैं, ये इनको अमेरिका में प्रकाशित करती हैं। इस वजह से देश में इन्हें ट्रोल किया जाता है, इनके खिलाफ सारी टिप्पणी की जाती हैं, ऐसा इनका कहना है। वाशिंगटन पोस्ट ही नहीं अपितु यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट काउंसिल ने भी इनके बारे में जानकारी लिखी है। ह्यूमन राइट काउंसिल ने कहा है कि यूएन मानवाधिकार परिषद द्वारा नियुक्त स्वतंत्र विशेषज्ञों इरीन खान और मेरी लॉलर ने भारत में खोजी पत्रकार राणा अयूब के विरुद्ध स्त्री द्वेष और सांप्रदायिकता से भरे लगातार हो रहे हमले तुरंत बंद करने का आग्रह किया है। ह्यूमन राइट काउंसिल ने कहा है कि इनकी जो बहन है उनके खिलाफ और इनके खिलाफ जिस प्रकार से मतलब बॉडी शेमिंग की जा रही है या फिर धर्म के आधार पर इनके ऊपर टिप्पणी की जा रही है, उन्हें तुरंत बंद किया जाए, ऐसा इन्होंने कहा है। यूनाइटेड नेशंस ने इंडिया को कहा है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल ने कहा है। इसी प्रकार से यूनाइटेड नेशन का जो स्पेशल प्रोसीजर है, उन्होंने भी राणा अयूब के समर्थन में बातें लिखी हैं। अब आप पूछेंगे भारत ने फिर क्या कहा? भारत भी तो यूनाइटेड नेशन में कुछ बोला होगा। भारत ने कहा कि जहां तक बात है एलिगेशन की कि जुडिशियल हरेसमेंट या किया जा रहा है, यह पूरी तरह बेसलेस है और अनवारंटेड है। हम चाहते नहीं है, जबरदस्ती मत मांग दीजिए जो सलाह आपसे नहीं मांगी गई हो। इंडिया अपहोल्ड द रूल ऑफ लॉ बट इट इज इक्वली क्लियर दैट नो वन इज अबव द लॉ। ये बहुत बड़ी बात है। मतलब ये है कि हम लोग लॉ से चलते हैं और कोई भी व्यक्ति हमारे यहां कानून से बड़ा नहीं है। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों कहा? असल में जब उन्होंने ये गलती की है कि उनके अकाउंट्स में उनके सिस्टर के अकाउंट पर पैसा ट्रांसफर हुआ है, तो ऐसी स्थिति में अगर वो ये बोलती हैं कि मुझे तो पता नहीं था, मैं अपना अकाउंट वहां दे नहीं सकती थी, इसलिए मैंने मेरी सिस्टर का दिया, तो ये उनकी गलती है ना, सरकार की गलती कैसे हुई? सरकार का तो सीधा सा उद्देश्य ये चेक करना है कि जो ट्रांजैक्शंस हुए हैं वो जेन्युइन तरीके से हुए हैं या नहीं हुए हैं। अगर कहीं से आपने कोई धन किसी काम के लिए मंगाया, उस काम पर वो धन खर्च नहीं किया, इसका अर्थ सिंपल है कि आपने कोई घोटाला किया। अब वो जो घोटाला है ये सरकार का काम है जांचना। अगर आप ये मानते हैं कि पत्रकार होने के कारण ये जांच की जा रही है, तो ये आपका सोचना हो सकता है, भारत सरकार का नहीं। भारत सरकार पत्रकार हो या कोई सामान्य नागरिक हो, उनको एक ही तरह से देखना चाहती है और अगर गलती की है तो उनके लिए पनिशमेंट देने का प्रावधान हमारे यहां है। तो यानी कि अगर भारत के कानून यूएन के दबाव में आकर के बदल दिए जाएं तो यह भारत कर नहीं सकता। वी एक्सपेक्ट SRs to be objective and accurate information, advancing misleading narrative only tarnished UN Geneva reputation। अगर आप ऐसी कुछ हरकत करते हैं तो इससे हमें नहीं, आपकी इज्जत को भी खतरा है। ठीक है, तो भाई साहब भारत ने अपना पक्ष रख दिया है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मैंने इस घटना के सारे के सारे पहलू बताने का प्रयास किया। इसमें किसी भी तरह का
कोई भी पक्ष लेने का प्रयास मेरे द्वारा शायद नहीं किया गया है। मैंने आपको दोनों तरह की इंफॉर्मेशन रख दी है। अब आपका विवेक है, आप इस बारे में जितनी जानकारी जुटाएं आप जुटाएं, जिस तरह से आपको इस घटना को सुनना है वो सुने। हाँ तो भाई साहब इतनी सारी खबरें हो गई हैं कि हम करने वाली स्थिति में आ गए। अब पानी पिलाओ यार। हाँ जी, क्लियर हो गया, यहां तक समझ में आ गया। तो फिर से बता दूं, किसी भी प्रकार की अतिरिक्त जानकारी के लिए आप हमें इस नॉलेज के लिए ये सारा कंटेंट जो है हमारे द्वारा, वो हमारे जो कम्युनिटी पोस्ट है अनअकैडमी वाला, उस पर भी आज डाला जाएगा। टेलीग्राम पर भी अंकित अवस्थी सर के नाम से है, वहां पर भी आपको ये कमेंट मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं साहब। आगे साहब क्या है, ओमाइक्रॉन वेरिएंट के बारे में बात पूछी जा रही है। क्या है साहब ओमाइक्रॉन वेरिएंट? अब आप पूछेंगे कि कुछ हुआ है क्या, ओमाइक्रॉन वेरिएंट के साथ कुछ हुआ है क्या? भाई साहब ओमाइक्रॉन सब वेरिएंट BA.2 सुर्खियों में है। ओमाइक्रॉन, तो थोड़ा और पानी भर दो इसमें यार। ओमाइक्रॉन वेरिएंट BA.2 जो है वो इन दिनों सुर्खियों में है। क्यों सुर्खियों में है? ओमाइक्रॉन तो हमने बहुत सुना, लेकिन डेनमार्क में एक ही दिन में 50,000 मरीज ओमाइक्रॉन के एक वेरिएंट BA.2 के निकल करके आ गए। ये न्यूज है साहब। क्या है? कोविड-19 के अंदर ओमाइक्रॉन का एक सब वेरिएंट निकल के आया है जिसका नाम है BA.2 और ये डेनमार्क के अंदर 50,000 मरीज इसके टेस्ट किए जा चुके हैं। जो कोरोना वायरस निकला था, अब ये फिर से अपने अंदर वेरिएशन ले आया है। वेरिएशन के बाद में यहां पर इसका एक सब वेरिएंट नया बनकर के आया और ये बहुत तेजी से अब अपने अंदर क्या किया जा रहा है, म्यूटेशन कर रहा है, परिवर्तन कर रहा है। बहुत तेजी से अपने अंदर परिवर्तन देखे जा रहे हैं। मतलब इसकी वजह से दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं, ऐसा कहा जा रहा है। WHO से जब पूछा गया कि क्या ये वैक्सीन से बच सकता है, WHO ने कहा जी नहीं, वैक्सीन से जो है ना इसको कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अंदर म्यूटेशन बहुत फास्ट है। डेनमार्क के अंदर इसको डायग्नोस किया गया है। 69 देशों के अंदर यह फैल चुका है, लेकिन यह बहुत तेजी से फैल रहा है। कोविड-19 के अंदर डेनमार्क जैसे देश में 50,000 केस एक ही बार में निकल करके आए, जिस वजह से एक चिंता का माहौल बन गया है। ओमाइक्रॉन बहुत तेजी से वेरिएंट के रूप में निकल करके आ रहा है। भारत, चाइना, बांग्लादेश, फिलीपींस, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, जर्मनी, यूके, अमेरिका, इन देशों के अंदर इस वेरिएंट का जो है वो देखा गया है। ठीक है ना। वुहान वायरस जो वापस से म्यूटेट हुआ है BA.2.0 के रूप में ये निकल करके आया है। तो ये खबर के रूप में मैंने आपको बता दी है। आपको मालूम होना चाहिए ओमाइक्रॉन जो है अब ये फिर से एक बार और म्यूटेट कर गया है। पहले वाले से अलग है, BA.1 जो था उससे ये अलग है। अब इसके अंदर ये तो बात निकल के आ रही है कि ये फास्ट फैल रहा है, लेकिन कितना नुकसान पहुंचाएगा इसके बारे में अभी कोई भी न्यूज निकल करके नहीं आई है। तो ये एक इंफॉर्मेशन है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और जितना हो सके भैया बचकर रहें। बात ही तो क्या है भाई साहब, बहुत हो गया आज। सुनो, सेशन शेयर कर दिया, लाइक कर दिया, सारा कंटेंट आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। अब इसके बाद समय है वन लाइनर क्वेश्चन आंसर्स का, जो कि वनडे एग्जामिनेशंस, SSC, बैंकिंग, रेलवे, इनके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए चर्चा करते हैं। रेफरल कोड अंकित 10, शाम 6 बजे स्पेशल क्लास, दोनों बात याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस प्रतिवर्ष किस दिन तिथि को मनाया जाता है? 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। मदर लैंग्वेज डे 2022 इसको मनाया जाता है। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे 21 फरवरी को मनाया जाता है और इस बार की थीम थी यूजिंग टेक्नोलॉजीज फॉर मल्टीलैंग्वेज लर्निंग चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज। ठीक है। इस दिन का इतिहास क्या है कि यूनेस्को के द्वारा 1999 में इसे सबसे पहली बार, मतलब जो है जो यूनाइटेड नेशन एजुकेशन एंड साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना हुई थी, उसके द्वारा 2002 में इसको सबसे पहली बार स्वीकार किया गया था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में कौन सा मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस 19 फरवरी 2022 को मनाया गया? तो ये 7वां मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस था। सॉइल हेल्थ कार्ड डे 19 फरवरी को मनाया गया था। 19 फरवरी 2015 को सूरतगढ़ जो कि राजस्थान में है, वहां से मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के रूप में इसकी शुरुआत हुई थी। सॉइल हेल्थ कार्ड के अंदर किसानों को सॉइल हेल्थ के कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे। लगभग 10.74 करोड़ कार्ड जो हैं वो पहले ही साइकिल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए थे। उसके बाद में मतलब ये लगातार बढ़ते गया। विभिन्न प्रकार की जो मृदा है उसका पूरा एनालिसिस करके किसानों को दिया गया कि साहब किस प्रकार से मृदा के अंदर चीजें बदल रही हैं। हाल ही में कौन से राज्य में विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर का शुभारंभ किया गया है?
गुजरात के अंदर विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर की स्थापना की गई है। ये जानकारी के रूप में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार से अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। केंद्र सरकार का जम्मू कश्मीर के किस जिले में बैंगनी क्रांति शुरू करने का वो हुआ है? तो रामबन जो है वहां पर पर्पल रेवोल्यूशन एनकरेजिंग लेवेंडर्स कल्टीवेशन, यानी कि जो लौंग होती है उसके कल्टीवेशन के लिए, लेवेंडर्स के लिए, माफी चाहेंगे, लौंग नहीं, लेवेंडर जो होता है फूल होता है, उसके लिए ये जम्मू कश्मीर के अंदर शुरू करने का मिशन शुरू किया गया है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किसको होंडा कॉर्पोरेशन, होंडा कार्स जो हैं उनका भारत के अंदर नया सीईओ नियुक्त किया गया है? तो ताकुया त्सुनोमा को किया गया है न्यू प्रेसिडेंट एंड सीईओ होंडा कार्स। ताकुया त्सुनोमा जो है वो इंडिया के अंदर इनको नियुक्त किया गया है होंडा कार्स के लिए। ठीक है ना, तो भारत के अंदर जो होंडा कार चलती हैं उनके नए अध्यक्ष के रूप में ये आ चुके हैं। टोक्यो बेस्ड कंपनी है होंडा, है ना, और ये 1948 में स्थापित हुई थी। होंडा की कार और बाइक दोनों आती हैं। हाल ही में किस राज्य को लुप्तप्राय हिमालयी जड़ी बूटियों के संरक्षण में अपना योगदान देने वाला पहला जैव विविधता पार्क मिला है? हिमाचल प्रदेश को फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी पार्क मंडी के भूलान के वैली के अंदर दिया गया है। मंडी भूलान वैली के अंदर नेशनल मिशन ऑन हिमालयन स्टडीज के माध्यम से यह कार्यक्रम किया गया है। हाल ही में भारत और किस देश ने पूर्वी ब्रिज 6 वायु अभ्यास शुरू किया है? तो ओमान ने मिलकर के ईस्टर्न ब्रिज 6 नामक वायु एक्सरसाइज शुरू की है। मालूम होना चाहिए यहां पर ओमान की सेनाएं भारत आई हुई हैं एयरफोर्स के अंदर। राजस्थान के अंदर इसका एक्सरसाइज चल रहा है और इंडियन एयरफोर्स यहां पर राफेल और वो जो है वो F-16 विमान लेकर के ओमान यहां पर पहुंचा हुआ है। भारत की पहली जैव सुरक्षा स्तर 3 मोबाइल प्रयोगशाला कौन से राज्य में बनाई गई है? तो महाराष्ट्र के अंदर लेबोरेटरी है जो लॉन्च की गई है। ये ऑन व्हील है, यानी कि चलती फिरती लेबोरेटरी है जो कि मतलब एक तरह से समझिए कि कहीं भी जाकर के टेस्ट कर सकती है। आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत इसका स्थापना किया गया है। हाल ही में बीजिंग में शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 का समापन हो गया। इसका कौन सा देश अव्वल रहा? तो नॉर्वे सबसे ज्यादा पुरस्कार जीतने में कामयाब रहा। बीजिंग विंटर ओलंपिक गेम्स जो है वो 20 फरवरी को समाप्त हुए, 21 फरवरी को उस पर अटैक होने की तैयारियां हो गई। तो इस प्रकार से बीजिंग ओलंपिक जो है वो 4 से लेकर 20 फरवरी तक चले। इसमें 109 इवेंट हुए, 15 प्रकार के इवेंट इसके अंदर किए गए थे। बीजिंग, यांकिंग और जोंगशा के अंदर ये मतलब खेलों के आयोजन किए गए थे। ठीक है, इसके साथ साथ जो अब यहाँ से आगे वाले ओलंपिक्स हैं वो इटली में 2026 के अंदर होंगे। नॉर्वे विंटर ओलंपिक्स में सबसे ज़्यादा पदक जीतने में कामयाब हुआ, 16 गोल्ड मेडल उसको मिले हैं। इसके बाद जर्मनी और उसके बाद चाइना तीसरे नंबर पर रहा खेलों के अंदर। इसके साथ साथ साथियों द डिस्कनेक्ट बिटवीन एम्बिशन एंड इम्पैक्ट के अनुसार भारत व्यवसाय जलवायु परिवर्तन के लिए अपनी चिंता में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? 5वां स्थान। इंडियन बिजनेस जो है उनको जलवायु परिवर्तन के कारण जो नुकसान होगा दुनिया में वो 5वां सबसे अधिक नुकसान होगा, यानी कि जलवायु परिवर्तन होगा तो उसकी वजह से नुकसान भारतीय कंपनियों को 5th सबसे ज़्यादा लेवल पर होगा। ये आपको सबसे ज़्यादा जानकारियाँ पता होनी चाहिए। अन इन्फॉर्मेशन में 24 फरवरी सेंट्रल एक्साइज डे के रूप में मनाया जाता है। यदि आप में से कोई भी विद्यार्थी 25 फरवरी से पहले अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन परचेज करना चाहता है तो उन्हें जो आइकॉनिक प्लान है उस पर 12 महीने का प्लान 62,000 रुपये में 5000 ऑफ दिया जा रहा है, प्लस कॉम्बो 51,000 रुपये के अंदर दिया जा रहा है। अनअकैडमी पर आपको टॉप एडुकेटर्स की क्लासेस प्राप्त होती हैं जिनसे आप अपनी यूपीएससी की क्लासेस और तैयारी कर सकते हैं। इसी के साथ साथ यदि आप मतलब अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं तो आपको अनअकैडमी लाइट सब्सक्रिप्शन जो टेस्ट सीरीज का है उस पर 50% ऑफ मिल रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपके लिए है वो ये है कि यदि आपके पास एंड्रॉयड फोन है या वेबसाइट है तो आप उस पर 27 तारीख को एक टेस्ट देंगे जो कि बहुत ही अल्टीमेट टेस्ट होने वाला है। अल्टीमेट टेस्ट इसलिए क्योंकि महीने में एक टेस्ट ऐसा होता है सुबह 11 बजे जिसमें एनरोल करने पर आप लोगों को बहुत सारे उपहार मिलते हैं। उन उपहारों को आप प्राप्त कर सकते हैं। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जो हमारा प्लान होता है इसमें आपको लाइव मेंटरशिप मिलती है जिसका आप उपयोग कर सकते हैं। अगर आप अनअकैडमी पर लोन फैसिलिटी का उपयोग करना चाहते हैं तो लोन फैसिलिटी भी आपके लिए यहाँ पर उपलब्ध है। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। थैंक यू सो मच।